हेलो 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 एवरीवन, हेलो मेरे चैंपियंस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत मस्त होंगे। और YouTube की पहली क्लास के बाद आप सभी का आज स्वागत है आपके अपने ऐप मिशन जीत ऐप के ऊपर, जहां जहां आज से आपकी जेई की क्लासेस कंटिन्यूअसली ऐप के ऊपर रहने वाली होंगी। तो जितने भी बच्चे आके ज्वाइन कर लिए हैं, एक बार बता दीजिए कहां कहां से बैठे हैं सभी लोग। हाँ, लास्ट डे हम सारा जो भारत है वो YouTube पर बैठा था और आज वो इस ऐप के ऊपर आ गया है। जितने भी बच्चे हैं वो सभी एक बार थम्स अप करेंगे कि क्या उन लोगों ने पिछला होमवर्क, पिछली डीपीपी कर ली है। एक बार बस थम्स अप करते जाइए जिससे मैं समझ पाऊं, या यस लिख दीजिए। यस भी लिखेंगे तो मैं मान जाऊंगा कि हां डीपीपी कर चुके हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। यूपी, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार, ग्रेट। बहुत ही स्पीड से चैट जा रही है। जिस स्पीड से जा रही है मैं अंदाजा लगा सकता हूं आप लोगों की कितनी भीड़ इस पर्दे के पीछे बैठी हुई है और इस क्लास का इंतजार कर रही है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेकंड लेक्चर, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। कई बच्चे पूछ रहे थे सर ये केमिस्ट्री का कौन सा हिस्सा चालू कर दिया। भैया फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जो होता है मोल कॉन्सेप्ट, उसकी तैयारी है। मोल पे भी हम लैंड कर रहे होंगे एक आध लेक्चर के अंत में। तो उनकी बेसिक जो बातें हैं वो हम लेक्चर 1 में करके आ चुके हैं और आज लेक्चर 2 को हम उसी के आगे एक्सटेंड करने जा रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए तो पिछले लेक्चर को एक बार रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। जो बातें आपको क्लास में बताई गई थी, रैपिड फायर में यहां खेलने जा रहा हूं। जो बच्चे इसका जवाब देते जाएंगे मैं शब्द बोलूंगा कि वो वर्ड आपके दिमाग पे आ जाना चाहिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट टाइम लिया था मैटर के बारे में बात करी थी। ओके, हमने लास्ट टाइम मैटर के बारे में बात करी थी। दो टाइप के होते हैं, दो टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं उसके, एक फिजिकल और एक केमिकल। फिजिकल क्लासिफिकेशन में स्टेट आती थी सॉलिड, लिक्विड, गैस, और केमिकल में आती थी कितनी, फटाफट बोल दे। केमिकल क्लासिफिकेशन में कितने पार्ट थे? केमिकल क्लासिफिकेशन के पार्ट कितने थे? नंबर लिखना है तेरे को। केमिकल क्लासिफिकेशन के कितने पार्ट थे? केमिकल क्लासिफिकेशन के पार्ट केमिकल क्लासिफिकेशन के पार्ट कितने थे मैटर के? अरे 1 2 3 4 कितने पार्ट थे ये लिखना है। हाँ पता है भाई, आप महाराष्ट्र से हैं, कनाडा से हैं, है ना, पूरे हिंदुस्तान से है मैं बोलूंगा। अब एक बार अपने फोकस को लेक्चर पर लेके आइए। बहुत बढ़िया, शानदार। दो पार्ट हुआ करते थे, एक था प्योर, एक था मिक्सचर। बहुत बढ़िया। अगला रैपिड फायर राउंड आपके सामने करते जा रहा हूं। फटाफट आपको जवाब देना है, फटाफट जवाब देना है इस चीज का। कौन सी ऐसी चीज है जो जिन चीजों से मिलकर बनी है उनकी प्रॉपर्टीज को रिटेन करती है? कौन सा ऐसा वर्ड है जिसके अंदर जो चीजों से वो मिलकर बना है वो अपनी प्रॉपर्टीज को रिटेन करेगा? क्या कंपाउंड होगा या मिक्सचर होगा? कंपाउंड होगा या मिक्सचर होगा? फटाफट बताओ, जो अपनी प्रॉपर्टीज को रिटेन कर रहा है आगे। यस, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप पिछली क्लास से जो सीख के आए हैं उनका इस्तेमाल हम इसे यहां कर सकें। तो फटाफट बताएं कौन सा ऐसा। बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत प्यारे, बहुत गुड। तो ये आपने लिख दिया मिक्सचर। बिल्कुल, मिक्सचर जो अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज को कैरी कर सकता है, लेकिन कंपाउंड है जो प्रॉपर्टीज को कैरी नहीं करता है। अगली चीज, कौन है इनमें से जिनको केमिकली सेपरेट कर सकते हैं बट फिजिकली नहीं? 3-4 चीजें आपके सामने, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर। इनमें से आपको बताना है कौन है जिनको हम केमिकली सेपरेट कर सकते हैं, राइट, लेकिन फिजिकली नहीं। बताइए, मिक्सचर होगा या कंपाउंड होगा? केमिकली सेपरेट कर सकते हैं, बताओ। बहुत बढ़िया, कंपाउंड विल बी द आंसर। कंपाउंड को हम केमिकली सेपरेट कर सकते हैं, तोड़कर सेपरेट नहीं कर सकते। बहुत बढ़िया। इसके बाद हमने चीजें चर्चा करी थी, एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, एटॉमिसिटी की बातें की गई थी और कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए थे। उम्मीद है सभी ने वो क्वेश्चंस किए होंगे। तो आज की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। आज हम क्या पढ़ रहे होंगे? आ जाइए, सभी इसी पर फोकस करेंगे जी। हाँ, बहुत बढ़िया। तो आज का जो अपना एजेंडा है उसको देखते हैं। आज का एजेंडा क्या है? आज का एजेंडा है कि हम इस चैप्टर से रिलेटेड और क्या बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं उनको भी पढ़ने जा रहे हैं। एक बात आपको और बोल देता हूं, क्लास नोट्स तो तू लेके बैठा ही है। क्लास नोट्स में तो तू लिख ही रहा है कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है, वो तो तू लिखता ही है। उसके साथ साथ तेरे को ना एनसीईआरटी भी अपने बगल में रख के चलनी है। उसका क्या करेगा? जैसे ही क्लास खत्म हो जाती है
जब तू क्लास नोट्स रिवाइज कर लेता है तो एक बार एनसीईआरटी के पेजेस पलट के बस तेरे को इतना सा रीड करना है कि आज के लेक्चर में कितना पोर्शन एनसीईआरटी का कवर हो गया था। बस मैं नहीं बोल रहा कि तुझे एनसीईआरटी को याद करना है, मैं नहीं बोल रहा कि तू उसमें भी कुछ सॉल्व कर, तुझे प्यारे उसको खोलना है, पन्ने बदलते जाने हैं, बदल के देखता जाना है कि अच्छा ये टॉपिक सर ने करा दिया था, सर ने इसके बारे में ये बात बताई थी, एनसीईआरटी इसके बारे में ये बोलता है। इतनी खूबसूरती से तेरी एनसीईआरटी भी साथ के साथ कवर होती चली जाएगी। क्या है ना बेटा, जेईई मेन जो है कराने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज एनटीए, और एनटीए जो है ना अब एनसीईआरटी की इज्जत करने लग गया है, वहां से कई बार जेईई मेन की लाइंस उठा के आ जाती हैं। क्लियर भाई, बहुत बढ़िया। हाँ मैं मान चुका हूं आप कहां कहां से आए हैं, अब आप इस चीज को होल्ड कर सकते हैं। मैं मान गया कि आप पंजाब से हैं, राजस्थान से हैं, गुजरात से हैं, हरियाणा से हैं, मैंने बोला ना हिंदुस्तान से हैं आप यार, है ना, पूरा हिंदुस्तान बैठा हुआ है। अब एक बार फोकस यहां कर ले, लेक्चर पे कर ले, काम की बात है, ठीक है। हिंदुस्तान का तुझे नंबर 1 आदमी बनना है, नंबर जो ऊपर टॉप कैटेगरी में जाना है, तो तुझे लेक्चर पे ध्यान रखना होगा। तेरे जीवन का बहुत इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है। क्लियर, चलिए आइए यहाँ। तो भाई ये सारी बातें हम कर रहे होंगे, कुछ बच्चों ने, कुछ स्टूडेंट्स इनके नाम पहले से सुने होंगे। हम पहले सेक्शन के अंदर कवर कर रहे होंगे आइसोटोप, आइसोबार, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, आइसोडाइफर्स, आइसोस्टर्स क्या होते हैं, क्यों डिफाइन करने की जरूरत पड़ी, कहां काम आते हैं, एक एक चीज बताई जाएगी। उसके बाद हम एटम का मास कैसे मेजर किया जाता है, इसी पर मेनली आज का लेक्चर लेके चल रहे होंगे, और तुम्हें समझाऊंगा मैं कि इतनी छोटी सी चीज से सवाल कैसे बनते हैं और कैसे सामने सवाल बन के आ जाते हैं और तू कैसे सॉल्व करता है। अच्छा, कितने लोगों को लास्ट लेक्चर में सच में आनंद आ गया और लगा कि हाँ केमिस्ट्री बहुत जोरदार है, हार्ट भेज दीजिए एक बार चैट के अंदर, चैट के अंदर हार्ट भेज दीजिए यार। कितने लोगों को ये डर खत्म हो गया कि हाँ केमिस्ट्री को हम जीत सकते हैं। आपका दिल जो यहाँ पे आएगा ना, बिल्कुल, तो मैं यहाँ और दिल से आपको पढ़ाना चालू कर दूंगा। बहुत बढ़िया जी, एक बार हार्ट भेज दीजिए यार चैट के अंदर। मुझे पता है यूट्यूब जैसी चैट तो नहीं है, यहाँ आपको थोड़ा सा जाके खोजना पड़ेगा दिल कहाँ है और वो दिल भेजना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। हाँ आए आने लगे हैं हम, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। यदि कल का लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आया तो मैं अब इस लेक्चर को आगे कंटिन्यू करने जा रहा हूं, ठीक है भाई। चलिए, और लास्ट में हम कुछ कैलकुलेशन बेस्ड चीजें पढ़ेंगे, कुछ सवाल करेंगे, मैं आपको पोल्स दूंगा। ध्यान देना, जब सवाल आए ना पॉजिटिवली इन्वॉल्व होकर सवाल करना है। कैसे करना है, ऐसे मान लेना है कि तू एग्जाम हॉल में बैठा हुआ है, तेरे सामने सवाल आ गया, तुझे उसको सॉल्व करना है, ईमानदारी से सॉल्व करना है। मैं ये नहीं बोल रहा कि तेरा आंसर गलत आ गया तो बहुत गलत, नहीं, गलत भी आ गया ना तो भी मैं तेरे को पॉजिटिव नंबर ही देके जा रहा हूं, क्योंकि तू प्रयास कर रहा है। समझ में आ गई बात, तू कम से कम प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रहा है। तेरे सामने स्क्रीन लगी हुई है, तू मान के तेरे सामने मास्टर बैठा हुआ है, उसने तेरे को आदेश दिया है सवाल सॉल्व करना है, और मैं वहां बैठ के देख रहा हूं इस चीज को कि हाँ ये मेरा बालक, ये मेरी बालिका, ये मेरा भाई, ये मेरी बहन इस सवाल को सॉल्व कर रहा है। बस ये ईमानदारी मुझे चाहिए तेरी, सही कर रहा है गलत कर रहा है मैं जज नहीं करने वाला, क्योंकि भाई जिस चीज की तू तैयारी करने जा रहा है ना उसका कट ऑफ ही 30-35% होता है। 35% नंबर जब जेईई में आदमी ले आता है एडवांस के अंदर तो वो क्वालिफाई हो चुका होता है। तो नो डाउट हर्डल्स आएंगे, सवाल नहीं बनेंगे, उस पर पैनिक नहीं होना है। बात है कि तू प्रोसेस में आया या नहीं। जो यहां सवाल आएगा तुझे उसको करना है। नोट्स के अंदर मेरी बात सुन, जब क्वेश्चन आए तू सवाल को अपनी रफ कॉपी में सॉल्व करना चालू कर देना, या रजिस्टर में भी सॉल्व कर रहा है सॉल्व करना चालू कर दे, सॉल्यूशन लिख ले, क्वेश्चन का नंबर डाल के आगे बढ़ जा। जब नोट्स मिल जाएंगे उसमें से क्वेश्चन लिख लेना। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। चलिए तो लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट टॉपिक विच इज आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोटोन। नाम से ही समझ में आ रहा है, जब तो एक तो आइसो का मतलब होता है, यहाँ आइसो जब भी लिखा हुआ है ना इसका मतलब समझ जाना सेम, आइसो मतलब सेम। अब सेम क्या, उसके आगे जो भी लिखा हुआ है, टॉप, टॉप वैसे पोजीशन को बोलते हैं और पोजीशन प्रोटॉन से डिफाइन होती है। आपको मेंडलीव अंकल याद है, पीरियोडिक टेबल वाले, उनने एटॉमिक नंबर प्रोटॉन से डिसाइड किया था, तो जिनमें प्रोटॉन सेम, आइसोटोप। बार, बार मतलब भार, वेट, वजन, जिनका एटॉमिक मास नंबर सेम, आइसोबार्स होते हैं। ऐसे आइसो इलेक्ट्रॉन्स, आइसोटोन्स, टोन्स मतलब न्यूट्रॉन्स। समझ में आई बात, तो डेफिनेशन एक एक की लिखनी है आपको, कॉपी के अंदर आ जाना चाहिए आइसोटोप। मजा आ गया था जब मैंने मेरे डीएम्स में भरे हुए देखा कि मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ने इतने सुंदर सुंदर नोट्स बना के भेजे हैं। क्या बात थी यार, तुम्हारा जज्बा, तुम्हारा जुनून है ना, तुम्हारे तीनों भैया डीएसपी ब्रदर्स ने जो तुम्हें सिखाया वो तुमने करके दिखाया, मजा आ गया। आई एम प्राउड ऑफ, ठीक है। तो वही नोट्स आपको बनाते हुए जाने हैं, आइसोटोप्स। तो आइसोटोप क्या होते हैं बेटा, अब सुन ढंग से, क्या होता है, हमें ये उम्मीद थी कि किसी भी एलिमेंट को जब हम स्टडी कर रहे थे तो एक डाल्टन अंकल थे, डाल्टन अंकल बोल के गए थे कि किसी भी एलिमेंट के अंदर आप दुनिया में जितने भी एटम होंगे ना, कोई एक एलिमेंट पकड़ लो। किसी ने बोला कि सर मैंने हाइड्रोजन का सैंपल लिया, ध्यान से सुनना मेरी बात, हाइड्रोजन का सैंपल लिया, तो हाइड्रोजन के सैंपल के अंदर हम सोच रहे थे हाइड्रोजन सैंपल के अंदर जो एटम है वो कैसा होना चाहिए, ध्यान से सुनना, हम एटम सोच के चल रहे थे बेटा,
हम सोच के चल रहे थे कि वो एटम होगा H जैसा, जिसके अंदर एक प्रोटॉन होगा और उसका एटॉमिक मास नंबर 1 होगा। कितने लोगों को 30 के 30 एलिमेंट याद हो गए? कितने लोगों को 30 के 30 एलिमेंट याद हो गए? थम्स अप के साथ दे दो, क्योंकि जिनको 30 याद नहीं है वो टेबल की आज बहुत जरूरत पड़ने वाली है। मैं काम का बहुत पक्का आदमी हूं, जो मैं तुमको बोल रहा हूं वो मैं कर रहा हूं, तो मैं तुमसे उम्मीद भी करता हूं कि जो तुझे होमवर्क दिया है वो तू करके आएगा। 30 एलिमेंट कितने लोगों को याद हो गए? थम्स अप कर दीजिए फटाफट। 30 एलिमेंट जो बताए थे वो कितने लोगों को याद हो गए हैं? ठीक है, गुड, बहुत बढ़िया। तो हाइड्रोजन सैंपल में ये उम्मीद की गई कि उसके अंदर सारे हाइड्रोजन एक जैसे दिखाई देंगे, सारे के सारे ऐसे दिखने चाहिए कि सभी में 1H1 आएगा। लेकिन कुछ एलिमेंट, कुछ एटम ऐसे देखे गए जिनका एटॉमिक नंबर तो 1 ही था, एटॉमिक नंबर तो 1 ही था, लेकिन उनके अंदर एटॉमिक मास नंबर अलग था। कुछ ऐसे भी देखे गए जिनके अंदर एटॉमिक मास नंबर 3 भी था। तो डाल्टन अंकल जो बोल के गए थे ना, डाल्टन की पहली लाइन जो थी वो क्या थी? एक एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम होते हैं वो सारे के सारे एक जैसे होते हैं। डाल्टन को बोला गया रुक जाइए भैया, ऐसा नहीं होता। आइसोटोप नाम की चिड़िया उड़कर आ गई है और उसने बोला है कि नहीं, यहां अलग अलग टाइप के एटम भी हो सकते हैं। ध्यान दे, एलिमेंट एक ही उठाया मैंने, हाइड्रोजन ही उठाया, लेकिन उसके अंदर एटम जो है वो भी हाइड्रोजन ही है, लेकिन उसका एटॉमिक मास नंबर अलग अलग हो गया। समझ में आ गई बात? वैसे नाम बता दूं तुम्हें, इसको बोलते हैं हम हाइड्रोजन, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन, इसको हम नाम बोलते हैं ड्यूटेरियम, 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 ठीक है। और इसको अपन बोलते हैं ट्राइटियम, ट्राइटियम, ठीक है भाई। है सारे ही हाइड्रोजन, नाम अलग अलग है। यानी पानी जब तू बोलेगा ना तो H2O भी पानी है, ये भी पानी है ना, वाटर है। लेकिन कोई बोल दे D2O, D2O भी पानी ही है, लेकिन ये हैवी वाटर है, हैवी वाटर बोला जाता है इसको। क्यों बोलते हैं हैवी वाटर? हैवी वाटर क्यों बोलते हैं बेटा? हैवी वाटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर जो हाइड्रोजन यूज हो रहा है वो हैवी वाला यूज हो रहा है। पॉइंट समझ में आया? पॉइंट समझ में आया? आइसोटोप का मतलब हो गया जिसका एटॉमिक मास नंबर सेम रहे। अब इसके आगे ब्रैकेट में क्या लिख लेगा? Z सेम, Z सेम बट ए डिफरेंट, बट ए डिफरेंट, एटॉमिक मास नंबर अलग अलग है। पॉइंट नंबर 1, ठीक है भाई। पॉइंट नंबर 1, बगल में ज्ञान की बातें लिखेगा, बगल में ज्ञान की बातें लिखेगा। ज्ञान की बात नंबर 1, आइसोटोप के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहते हैं, आइसोटोप के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहते हैं। तो बता क्या है जो अलग रह रहा होगा? कमेंट में लिख के बता दे क्या है जो अलग रह रहा होगा। फटाफट लिख दे, कमेंट्स भर दे यार, है ना। कौन सी चीज है जो इसमें अलग होगी? बताओ, फटाफट बताओ। ए अलग है ना, ए किस चीज से मिलके बना हुआ है? ए मिलके बना हुआ है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से, ए मिलके बना हुआ है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से। इसको यहां से हटाता हूं, ए मिलके बना हुआ है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से। तूने बोला प्रोटॉन तो सेम है बट ए अलग हो गया, इसका मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होंगे। ये तेरी कॉपी में उतर जानी चाहिए चीजें। दूसरा, एक चीज देख, पानी का फॉर्मूला ये भी H2O, ये भी D2O, मतलब रेशियो वही चल रहा है। इसका मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज जो रहने वाली हैं वो सेम होंगी। हाइड्रोजन भी, यहां 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन से जुड़ रहा है, यहां भी 2 ही ड्यूटेरियम ऑक्सीजन से जुड़ रहा है, यानी वैलेंसी सेम है। इसका मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। बहुत काम की बातें बेटा, छोटी छोटी चीजें हैं, आगे स्टेटमेंट बन के आएंगी। केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, ये भी पानी है, ये भी पानी है, रिएक्ट करने का तरीका सेम ही होगा। क्या अलग है? क्या अलग है? मास अलग हो गया ना, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। फिजिकल कल समझाया था, फिजिकल का मतलब जो आंखों से देखने पर अलग लगे, हाथ से टच करने पर अलग लगे, वेट हल्का भारी होने लगे तो फिजिकल प्रॉपर्टी कहलाएगी, तो वो डिफरेंट होगी। दिस वाज ऑल अबाउट आइसोटोप। मुझे उम्मीद है सबने क्लास नोट्स में लिख लिया होगा, मुझे उम्मीद है सभी ने क्लास नोट्स में लिख लिया होगा। करेक्ट? लव यू सर, अरे लव यू ऑल, है ना, लव यू ऑल, बहुत बढ़िया। ये दिस वाज आइसोटोप, ठीक है। तो काम की बात, आइसोटोप मतलब सेम पोजीशन, सेम पोजीशन मतलब सेम प्रोटॉन, बट ए डिफरेंट क्यों हुआ? न्यूट्रॉन अलग हो गया, तो यहां प्रोटॉन सेम न्यूट्रॉन अलग। किनके होते हैं आइसोटोप? क्या किसी एलिमेंट के होते हैं? आज की दुनिया में ऑलमोस्ट जितने भी एलिमेंट पाए गए हैं, आपको बता दूं 118 एलिमेंट आ चुके हैं, और लगभग जो जो एलिमेंट स्टेबल हैं उन्हीं के सभी के आइसोटोप्स पाए जाते हैं। आइसोटोप की कहानी खत्म करता हूं, अगले पे जाता हूं, आइसोबार्स। आई होप आपने कॉपी के अंदर लिख लिया होगा, आई होप सभी को परफेक्ट टाइम मिल गया होगा, कॉपी में उतार लिया होगा। आइसोबार पे आते हैं।
आइसोबार की डेफिनेशन, आइसो मतलब सेम, बार मतलब तेरे को पता है हिंदी में वेट को क्या बोलते हैं? भार बोलते हैं। भार, भार मतलब वजन, वजन मतलब मास, मास मतलब मास नंबर, मास मतलब मास नंबर। तो मास नंबर क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा भाई। मास नंबर सेम हो गया, ठीक है, मास नंबर सेम हो गया, बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो गया। तो इसमें क्या लिखेगा? इसमें लिखेगा Z तो हो गया तेरा डिफरेंट, Z तो हो गया डिफरेंट। पोजीशन कौन डिसाइड करता है पीरियोडिक टेबल में, Z या A? पोजीशन कौन डिसाइड करता है? रिपीट, हाँ रिपीट कर रहा हूं भाई, रिपीट कर रहा हूं, वापस से सुन ले। आइसोबार्स में बार का मतलब है भार, बार का मतलब है भार, भार का मतलब है वजन, वजन कौन डिसाइड करता है? मास नंबर। तो मास नंबर यहां पर क्या रहने वाला है? सेम। मास नंबर सेम होगा, मास नंबर सेम होगा, लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। तो ए क्या हो गया? सेम हो गया यहां पर। समझ में आई बात? समझ में आई बात? एग्जाम्पल्स ले रहा हूं मैं, एग्जाम्पल्स ले रहा हूं, ध्यान से सुनना। मान ले मैंने क्या किया बेटा, आर्गन लिया, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है। ध्यान से सुनना, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है। टेबल तेरे को दी गई थी, उम्मीद है तुझे याद होगी, उम्मीद है तुझे याद होगी। क्लियर? रिपीट करने की जो आप लिख रहे हैं, रिपीट सर क्या रिपीट करना है वो भी लिखिए, है ना। मैं अंग्रेजी तो समझ पा रहा हूं कि रिपीट सर, रिपीट में क्या क्या रिपीट, ये सामने चल रहा है आइसोबार। क्लियर हो गई चीज? क्लियर हो गई चीज? हाँ, चेतन जी लिख रहे हैं बार बार रिपीट। अच्छा, शायद कमेंट रिपीट हो, ये कमेंट बार बार वही आ रहे हैं, ठीक है, ओके। हाँ, तो 18 AR, ये क्या आ गया आपके पास? एटॉमिक नंबर 18 है, आर्गन का एटॉमिक मास नंबर 40 होता है, 40, ठीक है। अब कैल्शियम की बात करते हैं, ध्यान से सुनना। कैल्शियम मेटल है भाई, लाला ये मेटल है, मेटल। और ये क्या है? आर्गन। ये नोबल गैस है, नोबल गैस। दोनों की प्रॉपर्टीज भैया बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग। लेकिन कैल्शियम एटॉमिक नंबर तो 20 होता है, मास नंबर 40 होता है। तो ये बोल रहा है देखो, ये दोनों का ए तो सेम है ना, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? ये एक दूसरे के आइसोबार कहलाएंगे, आइसोबार कहलाएंगे। समझ में आई बात? समझ में आई बात? बहुत बढ़िया। तो यहां अब मैं बोलूंगा, यहां पर देख, प्रोटॉन तो डिफरेंट है, प्रोटॉन तो डिफरेंट है, ठीक है, लेकिन मास नंबर ए जो है वो सेम है। ए को मैं और क्या क्या बोलता था? ए को मैं और क्या बोलता था? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम है वो सेम है। और क्या बोलता था मैं इसको? नंबर ऑफ न्यूक्लियन जो आ रहे हैं ना, न्यूक्लियन, न्यूक्लियस में रहने वाली जितनी भी चीजें वो सब क्या होने वाली है? सेम होने वाली हैं। अब तू खुद बता पाएगा, तू खुद बता पाएगा। रिपीट सर आइसोटोप। बेटा आइसोटोप में कुछ खास था ही नहीं, मैं आ जाता हूं वापस उस स्लाइड पे। आइसोटोप का मतलब है जिसके अंदर प्रोटॉन क्या रहे? सेम रहे, Z सेम रहे और A अलग हो जाए। आइसोटोप का मतलब इतना सा है। प्रोटॉन यानी जो नीचे लिखा है वो सेम रहे, ऊपर लिखा हुआ अलग हो जाए। नीचे जो लिखा है, चरणों में जो लिखा है वो सेम है, खोपड़ी पे जो बैठा है वो अलग है। चरणों में जो लिखा हुआ है ना वो प्रोटॉन होता है, और ऊपर जो लिखा हुआ है ना वो मास नंबर होता है। सिंपल सी बात है यार। तो हाइड्रोजन के केस में ऐसे 3 केस देखने को मिले। हमने बोला तीनों एक दूसरे के आइसोटोप है, और ये हाइड्रोजन में नहीं औरों में भी होता है। मैं और भी इसके एग्जांपल दे सकता हूं तेरे को। कार्बन जो होता है ना, कार्बन, वो 6C12 भी होता है और वो 6C14 भी होता है। तो ये नीचे वाला सेम है ना, तो आइसोटोप है। समझ में आ गई बात? इतनी सी अंतर है, नीचे वाला सेम आइसोटोप, ऊपर वाला सेम आइसोबार। आई होप ये समझ में आ गया होगा, आई होप ये समझ में आ गया होगा, आइसोबार। अब हाँ, यहां पर बता, यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी अलग होगी? भाई केमिकल प्रॉपर्टी तो अलग ही होगी, ये अलग कहानी है, ये अलग कहानी है, ठीक है। मान लिया दोनों का मास सेम है, तो यहां बोलेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट ही होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट ही होती है। समझ में आ रही है क्या चीज? ये बात समझ में आई भाई? क्या आप लोगों को ये छोटी छोटी चुन्नो मुन्नो प्यारी प्यारी बातें समझ में आ रही है? आ रही है तो हार्ट बराबर आते रहने चाहिए। जैसे जैसे दिल आएंगे मुझे लगता जाएगा कि हाँ तुझे ये समझ में आ गया है, तूने ये लिख लिया है, और मैं आगे बढ़ता चला जाऊंगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, ठीक है। हाँ सर, सुभाष सर, पुष्पा सर क्या पढ़ाएंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। समय है अभी, है ना। पहले फिजिकल और इनऑर्गेनिक से थोड़ा सा बेसिक ज्ञान ले ले, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे काम आएगा, है ना। और ये हमारी जिम्मेदारी है कि कब किसको क्या पढ़ाना है। ये एक एक जो तार है ना, हमने जोड़ के बनाया हुआ है पूरा, हमारे ऊपर छोड़ दे। बस यहां जो बताया जा रहा है उसको शिद्दत से लिखता जा, ठीक है। चलिए, केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। आगे बढ़ता हूं। आइसोटोन्स, आइसोटोन्स, उम्मीद है आप क्लास नोट सभी लिख पा रहे होंगे। आइसोटोन्स नाम से पता चल रहा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होंगे ना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वो सेम होंगे। भाई अब ध्यान से सुनिए क्या सेम है। प्रोटॉन किससे बोलते थे? प्रोटॉन को हम बताते हैं Z से।
प्रोटॉन को बताते हैं Z से, मास नंबर को हम बताते हैं A से, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को किससे बताते थे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को बताते हो ऊपर माइनस नीचे, A माइनस Z, A में से Z घटा दो। तो ये बोलना चाह रहा है कि सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी कि यहां लिख लेंगे ब्रैकेट में, A में से जब Z घटाएंगे तो वो डेटा सेम आएगा, तो इसको बोलेंगे आइसोटोन्स, इसको बोलेंगे आइसोटोन्स। आई होप ये सभी को समझ में आ रहा होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर ये चैट की स्पैमिंग हो रही है, जो जो कर रहा है करने दो, तू तेरी कॉपी में पेन चला, है ना, बगल वाले को मत देख क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। यदि तू पढ़ने की तेरी इच्छा है, तू यहां से जो चीजें कर रहा है उनको लिख पा रहा है, समझ पा रहा है, इतना ध्यान दे बस, है ना। और कोई डाउट आता है तो वह तू लिख सकता है। क्लियर भाई? हाँ, आ जाओ आ जाओ। P फॉर प्रोटॉन, P फॉर प्रोटॉन, ठीक है, और N फॉर न्यूट्रॉन, और A माइनस Z जो है वो सेम होता है। अब देख यहां सुन, ध्यान से सुन, मैग्नीशियम 12 Mg 24 लिखा हुआ है, तो इसमें फटाफट निकाल प्रोटॉन कितने हैं। प्रोटॉन है 12, न्यूट्रॉन कितने हैं? 24 में से 12 घटा दे, 24 में से 12 घटा दे, कितने आए? 12 आए। ठीक है, तो प्रोटॉन आ गए, न्यूट्रॉन आ गए। सोडियम के बारे में बात कर, सोडियम के बारे में बात कर, 11 Na23, प्रोटॉन कितने हैं? 11, और अब मैं सीधे लिख रहा हूं न्यूट्रॉन कितने आएंगे? 23 में से 11 घटाएगा 12। तो यहां एक चीज नोटिस कर, स्पीशीज दो अलग अलग हैं, पर दोनों के अंदर न्यूट्रॉन का डेटा सेम आ गया। मैग्नीशियम में जितने न्यूट्रॉन है उतने ही सोडियम के अंदर है, तो एक दूसरे के क्या होंगे? आइसोटोन्स होंगे। सिमिलरली यहां फ्लोरीन का एटम दिया हुआ है, फ्लोरीन के अंदर न्यूट्रॉन निकाल, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फ्लोरीन में निकालो। फ्लोरीन में न्यूट्रॉन निकालेंगे 9F19, मैं सीधा न्यूट्रॉन लिख रहा हूं, तो न्यूट्रॉन कितने आ गए? 19 माइनस 9 कर देंगे, 10 आएंगे। और ऑक्सीजन के अंदर में जब न्यूट्रॉन लिखूंगा 18 माइनस 8 कर रहे होंगे, तो वो भी 10 आएंगे। आइसोटोन्स होंगे एक दूसरे के सेम। ये फास्फोरस है, ये सल्फर है, तू घटा के देख लेना और एग्जाम्पल लिखते जाना कॉपी के अंदर। ठीक है, ठीक है भाई। न्यूक्लियॉन्स क्या होता है? उसके लिए भैया पिछली क्लास में आना था। न्यूक्लियॉन मतलब न्यूक्लियस के परिवार में रहने वाले लोग। न्यूक्लियस के परिवार में कौन रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर रहते हैं। तो ये जो आप लिखते हो ना, ए होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों का सम, तो उनको एक साथ न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, चलो नेक्स्ट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। देख, पहले सुन ले, कॉपी में लिख ले, सवाल आएंगे, सवाल एक एक चीज क्लियर करते चले जाएंगे, है ना। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, नाम से ही समझ में आ गया कि सर किसी भी स्पीशीज, एक तो हम स्पीशीज किसको बोलते हैं? सर स्पीशीज का हिंदी ढूंढ रहा था, है ना। गूगल बाबा बोल रहे हैं कि स्पीशीज तो प्रजाति होती है। हाँ, वो प्रजाति ही होती है, लेकिन यहां स्पीशीज का मतलब जब केमिस्ट्री में यूज करेंगे तो स्पीशीज का मतलब या तो कोई एटम होगा, या कोई मॉलिक्यूल होगा, या कोई आयन होगा, या कोई भी पार्टिकल हो सकता है ना। तो किसी भी स्पीशीज के अंदर यदि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहे हैं, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब फटाफट यहां मैं लिखूंगा, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो बताने हैं। आइसोबार की फिजिकल प्रॉपर्टी, बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी में आइसोबार की केवल और केवल मास है जो सेम होता है, बाकी नहीं तो एक मेटल एक नॉन मेटल है, दोनों की रेडियस अलग होगी, वॉल्यूम अलग होगा, सारी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होगी। तो क्या याद रखूं मैं, क्या याद रखूं? आइसोटोप के अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज, आइसोटोप के अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, लेकिन आइसोटोप की फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है। आइसोबार में सब अलग होता है, केवल मास है जो सेम होता है। क्लियर? चल आजा, आइसो इलेक्ट्रॉन्स में फटाफट बताएगा मेरे को, फटाफट। Na+ में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? जल्दी से बता, जल्दी से। Na+ के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कमेंट में वेट कर रहा हूं, है ना। हाँ, न्यूक्लियॉन्स एंड मास नंबर सेम। जी भैया, न्यूक्लियॉन्स और मास नंबर एक ही बात है, एक ही बात है। ठीक है, हाँ, रिपीट करने की बात इतनी है, आइसोटोप की केवल फिजिकल प्रॉपर्टी जो है, फिजिकल प्रॉपर्टी वो अलग होती है, केमिकल सेम होती है, क्योंकि हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम एक ही डब्बे के हिस्से हैं। जैसे हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा वैसे ड्यूटेरियम करेगा, तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम। आइसोबार जो है ना, वो तो चीज ही अलग है यार, एलिमेंट ही अलग है, तो फिजिकल भी अलग, केमिकल भी अलग। बस सिंपल इतना याद रख ले। बहुत बढ़िया। 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। अब दुनिया में क्या 10 इलेक्ट्रॉन वाले और नहीं है क्या? 10 इलेक्ट्रॉन वाले और भी हैं। नियॉन जो होता है उसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है भाई, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, मेरी बात को सुनना, अच्छे से सुनना। फ्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? फ्लोरीन में फटाफट लिख दे, 10 के बाद अगला डिजिट, 10 के बाद क्या आने वाला है भाई? यहां पर फ्लोरीन के बाद क्या आएगा? फ्लोरीन के बाद, फ्लोरीन जो आ रहा है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं? फ्लोरीन में कोई लिख रहा है 10, फ्लोरीन में बेटा 10 नहीं आते, फ्लोरीन में 10 नहीं आते। एक बार अच्छे से बता दे, फ्लोरीन में कितने आते हैं? कौन से नंबर पे था फ्लोरीन? फ्लोरीन नियॉन से जस्ट पहले था, फ्लोरीन में आएगा 9, और फ्लोरीन में 9 आएगा तो मैं उस पर माइनस लगा दूंगा तो हो गया 10, F- में हो गया 10। समझ में आ गई बात?
तो एक कैटायन है, एक एनायन है, एक न्यूट्रल है, बट सभी के अंदर यहां भी 10 इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। 10 क्यों है? होने तो 11 थे पर एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया तो 10 हो गए। इसके अंदर तो 10 ही होते हैं। और यहां क्या किया तूने फ्लोरीन जो बेचारा 9 इलेक्ट्रॉन लेके बैठा था उसको बोला एक और खा ले, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये तीनों की तीनों चीजें आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गई। ये तीनों की तीनों चीजें क्या हो गई? यहां पर आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गई। तो इसका क्या मतलब हुआ सर? इसका मतलब ऐसे सिंगल सिंगल चीजें ही होंगी? नहीं, मॉलिक्यूल भी हो सकता है। अब देख, अब सारे बच्चे लौट के आएंगे इधर, वापस आएंगे, फटाफट जो पूछ रहा है उसका जवाब देंगे। बेटा मेरे को जल्दी से बता CH4 में कितने इलेक्ट्रॉन होता है? जल्दी से तेरे आंसर का वेट कर रहा हूं। CH4 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? CH4 मीथेन गैस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे एक मॉलिक्यूल के अंदर? एक मॉलिक्यूल के अंदर CH4 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे एक मॉलिक्यूल के अंदर? फटाफट लिख दो यार। CH4 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे एक मॉलिक्यूल के अंदर? CH4 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे एक मॉलिक्यूल के अंदर? तो मैं लिखने जा रहा हूं। कार्बन में होते हैं कितने भाई? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे पता चल रहा है सर आपको? कल की क्लास, जिसको प्रोटॉन पता है उसको इलेक्ट्रॉन भी पता है। 6 होते हैं, बहुत बढ़िया। हाइड्रोजन में 1 होते हैं लेकिन 4 हाइड्रोजन है तो 10 इलेक्ट्रॉन आ गए, 10 आ गए। ऐसे अमोनिया में मैं लिखूंगा तो अमोनिया के अंदर ये N क्या हो गया? 7 और ये 3 आ गए, 10 आ गए। यहां भी समझ में आ रही है बात? H2O ले लेता हूं मैं, तो 2 तो अपने पास हाइड्रोजन हो गए, तो 1 × 2 कर देता हूं, प्लस 8 इसके अंदर होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसका मतलब ये भी अपने आप में आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाएंगे, चाहे मॉलिक्यूल हैं पर हैं तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक। समझ में आ गई बात? तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का सिंपल सा मतलब है जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो, आइसोटोप जिनमें प्रोटॉन समान हो, आइसोटोन्स जिनमें न्यूट्रॉन समान हो, और आइसोबार जिनमें बार भार ऊपर ए जो लिखा है वो समान हो। खत्म सी बात है। क्लियर? तो ये चीजें क्लियर होने के बाद अब आते हैं नए पॉइंट पर। आइसोस्टर, हो सकता है कई बच्चों ने ये नहीं पढ़ा होगा, मैं इसको बड़े प्यार से बोल के जा रहा हूं, लेकिन ये टॉपिक आगे केमिकल बॉन्डिंग के नाम से जब आएगा वहां ये टर्मिनोलॉजी ज्यादा यूज होती है, लेकिन जब सारे आइसो की चर्चा कर रहे थे तो इसकी भी कर जाते हैं। स्टर से नाम ऐसा लग रहा है यार सर ये स्टर क्या है? स्टर का मतलब स्ट्रक्चर है ना, केमिकल स्ट्रक्चर की हम जब बात करेंगे तो जो एक जैसे दिखें। अब देख भाई, दुनिया अल्टीमेटली जो बॉन्ड बनाती है वो किन से बनाती है? इलेक्ट्रॉनों से बनाती है। समझ में आ गई बात? अब तुझे आइसो स्टर में और आइसो इलेक्ट्रॉनिक में अंतर सुन ले। आइसो इलेक्ट्रॉनिक देख तेरे एकदम बिल्कुल पास आके बोल रहा हूं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक जो है ना उसमें केवल इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, जबकि जो आइसो स्टर होता है ना, आइसो स्टर, उसमें इलेक्ट्रॉन भी सेम होते हैं और कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं वो भी सेम होते हैं। दो कंडीशन आ गई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम होंगे, नंबर ऑफ एटम्स भी सेम होंगे। समझ में आ गई बात? कहने का मतलब ए और बी आइसो स्टर कब होंगे? ए के अंदर एटम गिनो, दोनों के अंदर क्या आने चाहिए? सेम एटम आने चाहिए, सेम एटम। ठीक है, क्या आइसो स्टर होगा? नहीं भैया, एक चीज और गिन, इलेक्ट्रॉन भी गिन। इलेक्ट्रॉन भी क्या आने चाहिए? सेम आने चाहिए। जब दोनों सेम आ जाएंगे तो वो आइसो स्टर कहलाएंगे। स्टर क्यों आया? एक्चुअली क्या है, इलेक्ट्रॉनों से स्ट्रक्चर बनती है। जब सेम इलेक्ट्रॉन सेम एटम्स के बीच में बांटने तो एक जैसी स्ट्रक्चर बनना संभव है ना? तो अभी के लिए इतना याद रख ले, जो तुझे याद रखना है कि दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए। जैसे N2O की मैं बात करूं तो N2O में तुझे क्या करना है? नंबर ऑफ एटम्स गिन के बता फटाफट। नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं N2O के अंदर? तो नंबर ऑफ एटम्स तो 3 आ गए, 2 नाइट्रोजन और 1 ऑक्सीजन। बहुत बढ़िया। लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिनेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं वो भी गिन ले। नाइट्रोजन में होते हैं 7, तो 7 + 7 2 बार 7 आएगा, नाइट्रोजन 2 है, प्लस 8 कितने आए? 22 इलेक्ट्रॉन आए। ठीक है, अब एक काम कर, CO2 के अंदर भी देख, तो CO2 में क्या होगा? कार्बन कितना हो गया भाई? नंबर ऑफ एटम गिनने हैं तो 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन, तो 3 है। कार्बन के अंदर 6 होते हैं बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के अंदर 8 होते हैं और 2 बार हैं। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। अब सुन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये वाले 22 इलेक्ट्रॉन 3 एटम्स में बटने हैं, तो ये वाले 22 भी तो 3 में ही बटेंगे, तो दिखने में इनकी स्ट्रक्चर सेम होगी। बस इतनी सी बात है। स्ट्रक्चर कैसी होगी हमें बता भी दो, वेट कर, अगले चैप्टर में देखने को मिलेगी। समझ में आई बात? तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी? कंपाउंड की जब स्ट्रक्चर बनानी होती है तो बेसिकली हम इलेक्ट्रॉन बांट रहे होते हैं एटम्स के बीच में। अब इलेक्ट्रॉन जितने आपको बांटने उनकी संख्या भी समान है, और जितने लोगों में बांटने उनकी संख्या भी समान है, तो दोनों ग्रुप एक जैसे ही हो गए ना, आइसोस्टर कहलाएंगे वो। क्लियर बेटा? ठीक है, क्या समझ नहीं आया? जो लिख रहा है ना समझ नहीं आ रहा,
स्पेसिफिक बोलो कि सर ये वाली टर्म नहीं आ रही, उसको मैं वापस रिपीट करूंगा। ये तो बहुत सब्जेक्टिव है ना। हाँ, रिपीट करते हैं। क्या रिपीट करना है ये बताइए, बस रिपीट क्या करना है ये बताओ, रिपीट क्या करना है ये बताओ। हाँ, क्या क्या क्या? आइसोस्टर्स, आइसोस्टर्स, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुन। आइसोस्टर का मतलब है, प्यार से पहले कॉपी में लिख ले, दो चीजें सेम होनी चाहिए, दो चीजें सेम होनी चाहिए। कौन कौन सी? एक तो इलेक्ट्रॉन गिनने, एक एटम गिनने। इसके इलेक्ट्रॉन बराबर, तो ये तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो ही गया। लेकिन इलेक्ट्रॉन बराबर तो है ही, साथ के साथ दोनों के एटम भी बराबर हैं, तो ऐसी स्पीशीज को बोलते हैं आइसोस्टर्स। डेफिनेशन लिखी हुई है यार, बहुत बेसिक सी बातें हैं बेटा। लाला एडवांस पे भी चलना है अभी, तो बहुत लल्लू बातें चल रही हैं, समझ में आनी चाहिए। आ गई समझ में आ गई तो थम्स अप, समझ में आ गई तो थम्स अप कर दे एक बार। समझ में यदि चीजें आ गई तो बिल्कुल एकदम थम्स अप कर दे। हाँ 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 हाँ, आइसोस्टर। अब यदि समझ में आ गया, मैंने रिपीट भी कर दिया है, क्लियर? हाँ बेटा, हाँ बहुत बढ़िया। आइसोस्टर समझ में आया? आइसोस्टर के लिए तुझे क्या करना है? इलेक्ट्रॉन भी गिनने, एटम भी गिनने, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया। अब देख, इसको प्रूव कर, फटाफट गिन। एटम्स कितने हैं इसमें लिख दे, यहां मैं यहां लिख रहा हूं एटम्स। एटम्स लिख कितने हैं, तो एक नाइट्रोजन है और 3 ऑक्सीजन है। एटम कितने हो गए? 4 हो गए। एटम हो गए 4। यहां कितना है? एक कार्बन है, 3 ऑक्सीजन है। यहां भी कितने हो गए? 4 हो गए। इसमें देख, एक बोरोन है, 3 ऑक्सीजन है। एटम कितने हो गए? 4 हो गए। अब इलेक्ट्रॉन गिनते हैं, अब इलेक्ट्रॉन गिनेंगे। मैं सीधे लिख रहा हूं इलेक्ट्रॉन तुझे, क्योंकि मैं आती हैं, कल मैंने बताए हैं नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, नाइट्रोजन में प्रोटॉन कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो यहां भी इलेक्ट्रॉन में कितने होंगे? 7 होंगे, ठीक है? हाँ सर नाम ले लो। हाँ भाई ले, नाम ले लिया, मित्र कुमार झा जी आपका नाम ले लिया। अब आप पढ़ लो एक बार, है ना, शांति से पढ़ लो, है ना, जिस चीज के लिए आप आए हो उसको भी देखो। तो इलेक्ट्रॉन गिन लेते हैं, ये 7 हो गया। ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं, 8 × 3 करेगा 24 होते हैं। समझ में आई बात? 24 और 7 31, और एक ये माइनस जो लगा हुआ है ना, ये जो माइनस, ये इलेक्ट्रॉन और दे दिया, तो बेटा 32 इलेक्ट्रॉन हो गए। 32 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहां गिनते हैं कितने आए, ठीक है? ये 8 × 3, ऑक्सीजन तो सभी में 3 है, तो ये तो 24 इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन दे रहा है। कार्बन से कितने आ रहे हैं? 6, 30 हो गए। और ये 2 माइनस लगा हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन और दे दिए, 32 हो गए। और ये भी 32 ही आएंगे, गिन लेना, क्योंकि बोरोन के अंदर 5 होते हैं, और ये 24 हो गए 29, और ये 3 माइनस आ गए तो 32। कहने का मतलब 4 एटम्स के बीच में 32 बांटने, तो तीनों के तीनों आइसोस्टर होंगे। क्लियर? चल बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आइसोडायफर्स, आइसोडायफर्स, क्लियर? ये क्या टर्मिनोलॉजी आ गई? अब ये क्या डायपर वाइपर आ गया? डायपर नहीं, डायफर्स हैं, डायफर्स। क्लियर? क्या होता है आइसोडायफर्स? ध्यान से सुनना, अब अच्छे से सुनना। आइसोडायफर्स में क्या करना है? पहले न्यूट्रॉन निकालो, फिर प्रोटॉन निकालो, दोनों का अंतर निकालो। n-p सेम आ गया, n-p सेम आ गया, तो इसको बोलते हैं आइसोडायफर्स। इसको क्या बोलेंगे बेटा? आइसोडायफर्स। समझ में आ रही है चीज? समझ में आ रही है? न्यूट्रॉन निकालो, प्रोटॉन निकालो, अंतर जो है वो सेम आ जाए तो आइसोडायफर्स होंगे। यानी कितने न्यूट्रॉन ज्यादा है वो जितने में सेम आ जाए। अब देख, यहां देख, फ्लोरीन देख, 9F19 लिया, फटाफट लिखता जा। इसमें न्यूट्रॉन कितना है? न्यूट्रॉन कितना आएगा? 19 - 9, 10 आए। प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन तो 9 ही है, तो n-p कितना है? n-p 1 आया, यानी न्यूट्रॉन प्रोटॉन से 1 ज्यादा है। क्लियर? अब सोडियम को देख, सोडियम को देख, 11Na23। क्या ये मेरी बातें समझ में आ रही हैं? 11Na23, 11Na23। तो यहां पर न्यूट्रॉन कितने आए? 23 में से 11 घटाया, 12 आए। प्रोटॉन कितने आए? 11 आए। n-p निकाला, फिर से 1 आ गया। जिनमें n-p सेम आ गया वो आइसोडायफर्स होंगे। ये 2 एग्जांपल तू तेरी कॉपी में तीनों लिख सकता है, और इन दोनों को तू एक्सप्लेन करके उसमें लिख लेना। तो मैंने यहाँ नीचे लिखा हुआ है, न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन घटाओ, n-p का वैल्यू निकालो, वो सेम आ गया तो उसको हम बोलेंगे आइसोडायफर्स। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर A-2Z क्यों लिखा आपने? तो ध्यान से सुन बेटा, ध्यान से सुनना। A क्या होता था? A होता था Z, एक तरीके से Z प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता था, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ही तो होता था A। मैंने Z लिख दिया P को। समझ में आ रही बात? तो न्यूट्रॉन का फॉर्मूला क्या बन गया? एक तरीके से A-Z बन गया। ये न्यूट्रॉन होता है, और वो बोल रहा है n-p सेम होना चाहिए। ये अलग डब्बे के अंदर है भाई, n-p सेम होना चाहिए, ये अलग बॉक्स के अंदर है। तो n को तो मैंने लिखा
एक तरीके से a माइनस जेड और p को लिख दिया मैंने फिर से z, और वो सेम होना चाहिए। इसका मतलब क्या सेम होना चाहिए? a माइनस 2z सेम होना चाहिए। a माइनस 2z सेम होना चाहिए। क्लियर? अब सुन, इनकी समरी लिख देता हूं अगले उस पर। एक काम करते हैं, मैं यहाँ समरी लिख रहा हूं, सभी बच्चे फटाफट इसको नोट डाउन करेंगे, बोलते जाएंगे कि क्या किसके लिए सेम होना चाहिए। ठीक है, बोलते जाएंगे फटाफट। चल, इधर लिखा मैंने आइसोटोप। आइसोटोप, तुझे क्या लिखना है? क्या सेम होता है? क्या सेम होता है? आइसोटोप में क्या सेम होता है? फटाफट लिख दे, फटाफट लिख दे। आइसोटोप के अंदर क्या सेम होता है? क्या सेम होता है? बोलते जाएंगे। आइसोटोप में सेम होता है Z सेम होता है, Z सेम होता है। ठीक है, क्या सेम होता है? Z। आइसोबार, आइसोबार, आइसोबार में क्या सेम होता है? आइसोबार में A सेम होता है, A बोल दो, P प्लस N बोल दो, ये भी सेम होता है, या मैं इसको बोल दूं न्यूक्लियॉन सेम होते हैं, एक ही चीज है। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई चीज? इसके बाद फिर बोलेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है बेटा? आइसो इलेक्ट्रॉनिक में इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। समझ में आ रही है क्या चीज? एक एक चीज बिल्कुल शॉर्ट में करता जा रहा हूं। फिर आया आइसोस्टर। आइसोस्टर में क्या क्या सेम होता है? आइसोस्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम होते हैं, ये सेम होते हैं। इसके अलावा नंबर ऑफ एटम्स भी सेम होते हैं। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है क्या? शांति से सुनेगा, धीरे से सुनेगा, प्यार से सुनेगा, सब आएगा समझ में, आना पड़ेगा। इतना इतना यार क्रिस्प करके बता रहा हूं एक एक चीज। ठीक है, इसके अलावा तेरा बच जाता है फिर आइसोटोन्स रह गया था। आइसोटोन्स क्या था? आइसोटोन्स था जिनमें न्यूट्रॉन सेम हो, न्यूट्रॉन सेम हो। न्यूट्रॉन का मतलब A में से Z घटा के चेक कर लो वो सेम आ रहा है क्या। और लास्ट आया था आइसो डायफर्स। आइसो डायफर्स, आइसो डायफर्स क्या होते थे? आइसो डायफर में N और P का डिफरेंस निकाल लो, या A में से 2Z घटा दो, वो सेम आ गया, तो इसका मतलब आइसो डायफर। कितने लोगों को समझ में आ गया है ना? रेस्ट कर लो यहां पर, इसको अच्छे से लिख लो, चमका लो इसको आपकी कॉपी के अंदर, है ना? बहुत अच्छे से एक एक चीज समझ में आनी चाहिए। जैसे ही आप कॉपी में लिख लें, आपके थम्सअप कमेंट में भर जाने चाहिए। जैसे ही आपके थम्सअप आ जाएंगे, आपके सामने मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा, पोल क्रिएट करूंगा, और मेरे प्यारे प्यारे सभी प्यारे नन्हे मुन्ने चुन्ने मुन्ने दोस्त भाई बहन सब जुड़ जाएंगे उस पोल के अंदर, और एक जुनून के साथ दिखाएंगे कि हाँ सर, हम आपकी क्लास में बैठकर सवाल अटेंड कर रहे हैं। क्लियर? आपने कॉपी में यदि ये लिख लिया है, कॉपी में ये यदि लिख लिया है बेटा, अभी भी यदि ये समझ में नहीं आया ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी चीजें, क्योंकि अब ये इतना बेसिक कैसे समझाएंगे? एक एक चीज लिख दी यार, है ना? अब तो तुझे समझ में नहीं आ रहा तो कहीं ना कहीं फोकस कम है, उसको सही कर। क्लियर? हाँ, लिख लो एक बार। लिख लेने के बाद थम्स अप भूलना नहीं है। देखता हूं कौन सबसे पहले लिख रहा है ना? क्लास में भी जब बच्चे बैठे होते हैं ना तो वहां देखते हैं ना सबसे पहले कि थम्स अप आ जाते हैं और पता चल जाता है हाँ भाई लिख लिया, हाँ लिख लिया। तो देखते हैं कि कौन है यहां पर इतने फास्ट लोग जो लिख लेते हैं। ठीक है, चलो। आइसो डायफर्स का बच्चों ने बोला, फिर से एक बार बता दो बेटा, याद रखने वाली बात है। वैसे तो देख, सबसे इंपॉर्टेंट कौन से इन सब के अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट कौन से वो बता दूं तेरे को। सवाल जो पूछे गए हैं अभी तक, मेनली ये तीन, मेनली ये तीन, इन तीन के, ये मेन तीन, इनके अलावा बहुत ज्यादा पूछा नहीं जाता। और आइसो डायफर सबसे लेस इंपॉर्टेंट है। और नहीं समझ में आ रहा तो तेरे को बोल दिया ना, एक सिंपल सी बात लिख, न्यूट्रॉन निकाल ले। न्यूट्रॉन निकालना तो आता है ना, ऊपर माइनस नीचे। प्रोटॉन निकाल ले, प्रोटॉन कहां से आता है? नीचे। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अंतर निकाल ले, वो सेम आ गया तो आइसो डायफर है। बस इतनी सी बात है। ठीक है, ठीक है, चल बहुत बढ़िया, गुड। चल आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ रहा हूं मैं, बिल्कुल थम्सअप आना चालू हो गए हैं, बहुत सारे हार्ट आ गए हैं। यस, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, एक दिया हुआ है बेंजीन, एक दिया है बोराजोल। आपसे बोला है बताइए ये किस चीज के एग्जाम्पल्स हैं। पोल क्रिएट कर दीजिए भैया, पोल क्रिएट कर दीजिए। हाँ, क्या हमको पोल क्रिएट कर पा रहे हैं? हाँ, बहुत बढ़िया। तो 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। हाँ जी, 45 सेकंड का टाइमर लगा के पोल क्रिएट कर दीजिए। ठीक है, या एक काम करो, 1 मिनट का लगा दो यार, 1 मिनट का लगा दो। ठीक है, थोड़ा लैग आ सकता है बच्चों को। ठीक है, पोल आ गया है आपके सामने, फटाफट गिनिए।
फटाफट गिनिए और बताइए आंसर क्या आने वाला है, आंसर क्या आ रहा होगा। तुम्हारे साथ साथ मैं भी सॉल्व कर रहा हूं, तुम्हारे साथ साथ बैठ के मैं भी इसको सॉल्व करूंगा। देखिए कैसे गिनते हैं भाई। देखो आइसो डाइफर वाइफर तो भूल जाओ, ये पूछा नहीं जाता है तो बहुत कम चांस है कि ये होगा, फिर भी ठीक है गिन लेते हैं एक चीज। C6H6 के अंदर एक एक चीज गिनेंगे, एक एक चीज, ठीक है। कार्बन के अंदर प्रोटॉन होता है, अच्छा ये पता होना चाहिए तुझे ना, पहले Z पता होना चाहिए सभी का। कार्बन का Z कितना होता है, 6 होता है। हाइड्रोजन का Z कितना होता है, 1 होता है। एक बोरोन यहां पर यूज किया हुआ है, कितना होता है, 5 होता है। और नाइट्रोजन यूज किया है, कितना होता है, 7 होता है। ये तुझे पता होना चाहिए। ये कैसे पता है, अरे कल पढ़ाया था यार, पूरी टेबल याद होनी चाहिए। क्लियर। C6H6 फटाफट आ जाओ। अब C6 में 6 हो गए तो 6 इंटू 6 करेगा, प्लस 6 और जोड़ दे हाइड्रोजन के, तो 42 आए। यहां पर 42 प्रोटॉन है और 42 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। समझ में आई बात, 42 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। क्लियर हुई चीज। अब B3N3H6 को देखते हैं। बोरोन के अंदर क्या रहा होगा, बोरोन के अंदर देख तो बोरोन क्या हो गया आपका, 5 होता है। 5 गुणा 3 15 हो गए, 7 गुणा 3 21 हो गए, और फिर 6 और हो गए। ठीक है भाई, तो ये 15 21 6 42। अरे वाह सर, ये तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होना चाहिए, ये तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, पूरी बात सुन ले, आइसो इलेक्ट्रॉनिक ओनली लिख रहा है, इसीलिए ये ऑप्शन गलत है। क्यों है ये गलत, क्योंकि नंबर ऑफ एटम कितने हैं, नंबर ऑफ एटम कितने हैं, नंबर ऑफ एटम आ रहे हैं बेटा 12, नंबर ऑफ एटम आ रहे हैं 12, और यहां भी नंबर ऑफ एटम कितने आ रहे हैं, 12। तो नंबर ऑफ एटम भी सेम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम, ऐसे को हम बोलते हैं आइसोस्टर। बी ऑप्शन, तो देख लेते हैं कितने बच्चों ने बी ऑप्शन दिया है। यहां पर बी ऑप्शन कितने बच्चों ने दिया है, फटाफट देख लेते हैं। हाँ जी, बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ा जाए। ठीक है, हटा दीजिए भाई ये पोल, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कंटेन्स आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कंटेन्स ओनली आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। इसके लिए पोल रहने दीजिए, बच्चे कमेंट में आंसर दे देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। बच्चों के आंसर आना चालू हो रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। पोल का टाइम कम है, हाँ बढ़ा देंगे। अभी मैंने पोल हटा दिया, तू कमेंट में लिखना चालू कर दे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कंटेन्स आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, ठीक है। अब वही बात, इलेक्ट्रॉन गिनने हैं, पहले वाले में गिनते हैं। ये एक तो ना इनके ऊपर जो चार्जेस लगे हैं वो दिखने चाहिए तेरे को। ये N3 माइनस है, ये O2 माइनस है ना, ये Mg2 प्लस है, एक एक चार्ज दिखना चाहिए। ये Al3 प्लस है, ये O पर माइनस है, ये Na पर प्लस है, ये फ्लोरीन पर माइनस है। आई होप ये सभी को दिख रहे होंगे। अब तू गिनेगा ना, ए ऑप्शन में गिनेगा तो क्लोरीन के अंदर 17 होते हैं, पर एक और इलेक्ट्रॉन आ गया तो 18 हो गए। आर्गन के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं और पोटेशियम के अंदर 19 होते हैं, तो पहला तो गड़बड़ हो गया, नहीं हो सकता। बी को चेक करते हैं, बी को करते हैं, तो अब मैं सीधा बताते जा रहा हूं। नाइट्रोजन के अंदर 7 होते हैं, पर 3 इलेक्ट्रॉन और आ गए तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो मैं वर्टिकल लाइन लिख रहा हूं, उसके बाद दूसरे एलिमेंट की बात कर रहा हूं, 8 ऑक्सीजन है और 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो 10 हो गया। और फ्लोरीन में 9 ही होते हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। इधर देखते हैं थर्ड ऑप्शन में, ये भी गलत ही जाने वाला है। डी ऑप्शन आएगा इसका सही, क्योंकि फ्लोरीन के अंदर 9 और 1 10, नियोन तो 10 होता ही है, और सोडियम में से 11 में से 1 निकाल दिया 10, आइसो इलेक्ट्रॉनिक डी आ जाएगा। बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया, बच्चों के आंसर आ गए हैं। अगला क्वेश्चन, पेयर ऑफ स्पीशीज दैट आर आइसोस्टर्स, पेयर ऑफ स्पीशीज दैट आर आइसोस्टर्स। मैंने बोला ना, क्वेश्चंस के थ्रू एक एक चीज समझ में आएंगी। आइसोस्टर्स को पकड़ ले, आइसोस्टर्स को पकड़ ले और उसमें देख, आइसोस्टर्स को देख कि उसकी क्या कंडीशन होती थी। आइसोस्टर्स को पकड़ ले, हाँ जी, आइसोस्टर्स, स्टर्स। आइए फटाफट आइए इस पे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करें। अपनी कॉपी में लिख लें इसको, कॉपी में लिख लें इसको, और आइसोस्टर बताएं, आइसोस्टर कौन सा ऑप्शन आएगा, ठीक है। आइसोस्टर कौन सा ऑप्शन आएगा। हाँ, लोगों के आंसर आना चालू हो गए हैं भाई, लोगों के आंसर आना चालू हो गए हैं। आइसोस्टर का मतलब होता है
आइसोस्टर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन गिनो, एटम गिनो, दो चीजें गिनो, इलेक्ट्रॉन गिनो, एटम गिनो, सेम आ जाए, आइसोस्टर है। समझ में आ गई बात? दो काम तेरे को करने हैं, या फटाफट गिनते हैं भाई। N2 देखते हैं, तो N2 का मतलब हो गया तेरे पास 14 इलेक्ट्रॉन, 7 और 7 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। CO का मतलब भी 14 इलेक्ट्रॉन ही हो गया, 6 और 8 हो गए। वाओ, यहां भी 2 एटम है, यहां भी 2 एटम है। ये तो सर पहला ऑप्शन, ये तो जैकपॉट लग गया, ये तो जैकपॉट लग गया है हमारे पास कि पहले ऑप्शन पे ही अपना आंसर हो गया। और सिंगल चॉइस है तो बाकी तो मैं तो चेक करूंगा ही नहीं सर, मुझे तो पहला ही ऑप्शन आंसर मिल गया। वैसे नहीं आएगा क्योंकि नाइट्रोजन में, सेकंड ऑप्शन की बात कर रहा हूं कि नाइट्रोजन में ये 7 है, ये 3 है तो 10 है। फॉस्फोरस में 15 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा तो 18 हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो चीज बदल जानी है, ए ऑप्शन आ जाएगा। चलो आगे बढ़ा जाए। हाँ जी, मजा आ रहा है क्लासेस के अंदर, मजा आ रहा है ना? आईआईटी की तैयारी करने के लिए जिस पायदान पे आप चढ़े हो ना अभी, उस पायदान का पहली सीढ़ी है पहली। समझ में आ गई बात? बहुत धीरे धीरे एक एक पॉइंट्स को लेके जाना है, चीजें समझ में आनी चाहिए, घुसनी चाहिए तेरे दिमाग में। जब तेरे को मैं डीपीपी दूं, आज वाली जो डीपीपी है ना, कल वाली डीपीपी से थोड़ी अच्छी बनाई है, तो तुझे करने में थोड़ा टाइम लगेगा पर मजा आएगा जब तू कर लेगा ना। मैं बोल रहा हूं जो 10 में से 5 या 6 भी उसमें अच्छे से करके ले गए ना, इसका मतलब बहुत सही जा रहा है मामला। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई चीज? तो उसको अटेम्प्ट जरूर करना। अच्छा, मॉड्यूल के तो क्वेश्चंस पे भी हम पहुंचे भी नहीं है भाई, अभी तो मैं तुझे बेसिक कराते जा रहा हूं कि यार इनको एक बार 100% मेक श्योर कर ले कि तेरी कॉपी में वो चीज लिख ली, और तेरे को ये हो जाए कि हाँ सर ने छोड़ा नहीं कुछ, मुझे सब बता दिया। जैसे ही हम मॉड्यूल वाले सवालों पे लैंड कर रहे होंगे, जिस दिन मैं तुझे मॉड्यूल का होमवर्क देना चालू करूंगा, ये सब चीजें वहां तेरी काम आ रही होंगी। क्लियर बेटा? चल, टोटल नंबर ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज फ्रॉम गिवन सेट, टोटल नंबर ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज फ्रॉम गिवन सेट। नंबर बताना है, नंबर। मैं आप लोगों से उम्मीद कर रहा हूं कि आप इसका जवाब जो देंगे वो संख्या कमेंट के अंदर लिखेंगे, वो संख्या आप कमेंट के अंदर लिखेंगे। अच्छा, मैं चार्जेस आपको एक बार फिर से बता दूं, ये O पर 2 माइनस है, ये F पर माइनस है, ये Mg पर 2 प्लस है, ये Na पर प्लस है, ये O पर प्लस है, ये Al पर 3 प्लस है और F पर कुछ नहीं है। और इंटरेस्टिंगली ये सवाल जेईई मेन ने पूछा हुआ है। क्या बात कर रहे हो सर, इतनी छोटी सी बात पूछ लेते हैं? तू भी तो छोटी छोटी चीजों में अटक रहा है ना लाले, तो पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछी जा सकती हैं चीजें, है ना? हाँ, तो अच्छा, ये मैंने कोई बनावटी तो लिखा नहीं, तू जाके इसको सर्च कर ले, तेरे को मिल जाएगा कि जेईई मेन में 2023 के अंदर ऑनलाइन जो पेपर होता है उसमें ये पूछा हुआ है कि संख्या बता दो। तो देख, तू आज जेईई मेन का सवाल सॉल्व करके और जवाब देके जा रहा है। क्या गजब, बच्चों ने आंसर देना चालू कर दिया है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया यार, शानदार। देखा, जेईई मेन का सवाल सॉल्व कर लिया तूने अभी, है ना? तो सर बहुत इजी सवाल है इसलिए, अरे अभी टफ वाले भी करेंगे, अभी इजी वालों को तो करें एक बार, कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बिल्ड होता है ना। ठीक है, हाँ बिल्कुल। चलो, तो O2 माइनस को देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन लिखते जाओ, काम हो जाएगा। कलर थोड़ा सा अच्छा सा ले लेते हैं, सफेद ही ले लेते हैं। चलो, नहीं सफेद से तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, ग्रीन कलर ले लेते हैं, चल, है ना? आंसर थोड़ा ग्रीन सिग्नल देते हैं आंसर। हाँ, तो 8 + 2 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10 हो गए। फ्लोरीन के गिन ले फटाफट। एक काम करते हैं, एक का नीचे लिखता हूं, एक का ऊपर लिखता हूं, ठीक है? हाँ, ये 10 हो गए। ये कितना हो गया? 9 और 1 10 हो गया। एल्यूमिनियम में 13 होते हैं, मैग्नीशियम में 12 होते हैं पर 2 निकल गए, 10 हो गए। Na में 11 होते हैं, 1 निकल गया, 10 हो गया। O+ 8 होते हैं, 1 निकल गया, 7 ही रह गया। Mg 12 होते हैं, Al3+ 13 में से 3 निकल गए, 10 हो गए। फ्लोरीन में 9 होते हैं। बोल रहा है कितनों में इलेक्ट्रॉन जो है ना वो सेम आइसो इलेक्ट्रॉनिक कितने हैं? तो 10-10 वाले बहुत सारे दिख गए, 1 2 3 4 5। आंसर आएगा बेटा 5 आ जाएगा। जितने बच्चों ने आंसर 5 दे दिया है, एक बार खुद के लिए ताली बजा दीजिए, खुद के लिए ताली बजा के आगे बढ़ जाएंगे अगले क्वेश्चन के लिए। मैं आगे बढ़ रहा हूं बेटा, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स अ ग्रुप ऑफ द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। एक एग्जाम हुआ करता था AIEEE, है ना? हाँ, जब आप लगभग पैदा हुए होंगे या उसके आसपास हुए होंगे, लेकिन जब हमने IIT दिया था, है ना, जिस समय मैंने IIT करी थी ना, उस समय यार एक बड़ी इसके साथ एक कहानी जुड़ी हुई है IIT वाले एग्जाम के साथ। तो उस समय पर ना IITs में जाने के लिए IIT का एग्जाम होता था और NITs में जाने के लिए AIEEE का एग्जाम होता था। और आपके जो सर हैं ये इतने कॉन्फिडेंट थे कि AIEEE का फॉर्म ही नहीं भरा। समझ में आई बात? क्योंकि हमें तो IIT ही जाना था। क्लियर? तो नो डाउट
कि AIEEE का फॉर्म तो नहीं भरा था, पेपर जब आया तो दिल बड़ा तड़पा था कि दे लेना चाहिए था, बहुत इजी था, लेकिन ईश्वर की कृपा थी, ईश्वर की कृपा थी कि IIT का पेपर दिया और वो क्लियर करके आगे पहुंचे। उस समय ये AIEEE का एग्जाम हुआ करता था, तो AIEEE का जो एग्जाम है NITs के लिए हुआ करता था, आज इसका नाम बदलकर JEE मेन हो गया है। ठीक है, तो इसी टाइप का सवाल यहाँ इसमें आया हुआ है आइसो इलेक्ट्रॉनिक के अंदर, आइसो इलेक्ट्रॉनिक के अंदर आया हुआ है। तू फटाफट ऑप्शन बता क्या आएगा, अब ऑप्शन बता फटाफट क्या आएगा। ठीक है, ऑप्शन बता, ऑप्शन बताओ क्या आएगा। ठीक है, हाँ भाई, क्योंकि भरोसा था ना इसलिए नहीं दिया, पर ऐसे करना नहीं चाहिए, है ना भाई, फॉर्म वॉर्म भर देने चाहिए। भगवान ना करता कि सिलेक्शन नहीं होता तो मैं बोल रहा होता भाई अब क्या करेंगे, है ना, तो वैसा नहीं करना चाहिए। फॉर्म वॉर्म तो भर ही देने चाहिए सभी के, पर अंतर मन में भरोसा इतना है कि नहीं यही करना है और इसी का एग्जाम दूंगा, दूसरे पे तो किसी भरोसा ही नहीं करना, तो तेरी मेहनत इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि उसको सही प्रूव कर जाए। देख, डिसीजन तेरा होता है, तू ना कोई भी लाइफ में एक बार डिसीजन ले ले एंड देन मेक इट राइट। दुनिया बोलेगी तूने यार ये गलत डिसीजन ले लिया, नहीं, अब तेरी जिम्मेदारी है उसको सही प्रूव करके दिखा। क्लियर? तो ठीक है, हो जाती हैं चीजें। चल आजा इस पे, फटाफट आजा। हाँ भाई, ऑप्शन बताओ क्या आएगा। तो देख, C2 माइनस, इलेक्ट्रॉन कितने हैं यार, C2 माइनस में 12 और 2 इलेक्ट्रॉन और आ जाएंगे 14, O2 माइनस 16 और प्लस 1 17 आ जाएंगे। ठीक है, तो ये 17 हो गए, 6 और 8 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 7 और 8 15 आएंगे। आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो ही नहीं सकता। यहाँ अपन देखें तो ये 7 है, ये 8 है और ये प्लस और है इसके ऊपर, तो ये 14 इलेक्ट्रॉन, 12 और 2 14 इलेक्ट्रॉन, Cn माइनस 6 7 13 और इस पर माइनस भी है 14 इलेक्ट्रॉन और N2 में 14। जैसे आंसर दिख गया बस भाई, आगे के ऑप्शन चेक करके क्यों टाइम खराब करना। समझ में आ गई बात? मैं वही बोल रहा हूँ भाई, है ना, चीजें कभी बेसिक लगेंगी, छोटी लगेंगी, लेकिन छोटी चीजों को भी बिल्कुल एकदम 100% मेक श्योर करके चलेगी मुझे आ गई। PYQs में सवाल आए हुए हैं यार। ठीक है, चल आगे बढ़ जा। कल के सवाल, कल के टॉपिक यदि आपने पढ़े हुए हैं अच्छे से, आज की क्लास थोड़ी भी यदि समझ में आई है, तो एक सवाल और है, एक मिक्सचर है। मिक्सचर क्या होता था, जिसमें एक से ज्यादा चीजें मिली हुई हो। एक तो ऐसा डब्बा बना लिया करो जब भी वो बोले एक ऐसा मिक्सचर है। क्या दिया हुआ है, 10 मॉलिक्यूल C2H6 के दिए हुए हैं, 10 मॉलिक्यूल C2H6 के दिए हुए हैं, 10 मॉलिक्यूल C2H6 के दिए हुए हैं, और 5 मॉलिक्यूल CO2 के दिए हुए हैं, 5 मॉलिक्यूल CO2 के दिए हुए हैं। बेटा ऑप्शन बता दे एक बार देख के ढंग से, मुझे मजा आ जाएगा यदि तू इसका आंसर दे देगा। मैं धन्य हो जाऊंगा इस चीज को जानकर कि मेरे बेटे को, अब मेरे बच्चे को, मेरी बच्ची को, मेरे भाई को, मेरे बहन को, जो भी आपसे मेरा अच्छा रिश्ता नाता है ना, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन की गली से तो मैं बाहर निकाल के आ गया। ऑप्शन दे दे एक बार सही कि ये आंसर आने वाला है। सर आंसर दे दे एक बार फटाफट, ABCD में से क्या आंसर आएगा। सॉल्व कर ले इसको, सॉल्व कर और फटाफट बता क्या आंसर आने वाला है। चलो ठीक है, क्या आंसर आने वाला है फटाफट बता दो, क्या आंसर आने वाला है फटाफट बता दो। गिन रहे हैं, मुझे उम्मीद है सभी लोग जो हैं गिन रहे होंगे और फटाफट आंसर देके आएंगे क्या आंसर आने वाला है। ठीक है, कमेंट में मैं वेट कर रहा हूं बेटा, कमेंट में वेट कर रहा हूं कि तू ऑप्शन लिखे और मैं फटाफट तेरे को समझाऊं चीजें। ठीक है, हाँ, लोगों के आंसर आना चालू हो गए। कोई B बोल रहा है, कोई 2 मिल रहा है, कोई C लिख रहा है, कोई बोल रहा है नहीं पता कर भाई, कॉपी है ना तेरे पास, पेन है ना, सॉल्व कर, आएगा पता तो चलना पड़ेगा ना। जिस यात्रा का तू हिस्सा बन गया है वहाँ ये बातें तो नहीं चलेंगी कि नहीं पता, नहीं पता तो पता कर, है ना। हाँ बहुत बढ़िया। ठीक है, एक तो ना याद है तुम्हें शोभित भैया क्या लिखवाते थे आपके, वो चीज़ ना अपने लेक्चर के ऊपर ही ऊपर लिख दो। अब वहाँ लिखते थे आप एम 100/100, यहाँ तेरे को लिखना है एम IIT, ये ऊपर ही ऊपर लिखा होना चाहिए कि यहाँ अपने को जाना है। समझ में आ गई चीज़। और ये जब तू कॉपी के ऊपर डेली लिखेगा ना और उसको पढ़ेगा, तू कहीं गलती भी कर रहा होगा ना, वो पेज तेरे से बोलेगा भाई तूने कुछ बड़े मिशन पे जुड़ा है तू, है ना, इधर उधर का दिमाग मत लगा, पढ़ाई कर। ठीक है, चल हाँ जी, हाँ आ जाओ भाई। तो देख 10 मॉलिक्यूल C2H6 के हैं, 5 मॉलिक्यूल CO2 के हैं। जब भी मेरी बात सुन, ये एक मॉलिक्यूल से ज्यादा जब भी दे देना, पहले एक में निकाल के देख ले। हमेशा ये काम करना चाहिए। पहले जब भी आपको कोई भी नंबर निकालना है, यहां मैं लिख दे रहा हूं, नंबर ऑफ स्पीशीज जब भी निकालनी है, कोई भी एंटिटी तुझे निकालनी है, ये एंटिटी क्या होती है, एंटिटी का मतलब प्रोटॉन हो सकता है, न्यूट्रॉन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, कुछ भी निकालना है ना तुझे, पहले क्या करो, पहले एक में पता कर लो, पहले एक में पता कर लो, पहले एक में पता करो, एक में पता करो,
उसके बाद गुणा कर दो कितने मॉलिक्यूल हैं। समझ में आ गई बात? सिंपल सी बात लिख दी, कितने मॉलिक्यूल हैं, तेरा आंसर आ जाएगा, तेरा आंसर आ जाएगा। तो देख पहले एक में पता करो, C2H6 में पता करते हैं प्रोटॉन कितने हैं, एक मॉलिक्यूल में कितने हैं, ठीक है, एक में। तो C में कितने होते हैं? 6, 6 और 6 क्या हो गए? 12, 12 और 6 कितने हो गए? 18 प्रोटॉन आ गए। 6 गुणा 2 प्लस 6, 18 प्रोटॉन आ गए। समझ में आई बात? ये क्या है? ये आए हैं प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन भी इतने ही आएंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन भी इतने ही आएंगे। और न्यूट्रॉन गिन ले तो न्यूट्रॉन की अपन बात करें तो ध्यान रखना, ध्यान रखना, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता, तुझे पता होना चाहिए। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता, इसीलिए सवाल दिया हुआ है। क्यों नहीं होता सर? याद कर 1H1 होता है ना, वो तो 1H1 होता है, 1 में से 1 घटा देगा 0 हो जाएगा। क्लियर? तो न्यूट्रॉन कितने आएंगे? न्यूट्रॉन केवल कार्बन में आएंगे, हाइड्रोजन में होता ही नहीं, तो 12 न्यूट्रॉन आएंगे। ये एक में आए, एक में आए, ठीक है, एक में आ गए। अब क्या कर, अगला अगला काम तू कर, इसमें निकाल ले CO2 में। एक CO2 में कितने हैं? एक CO2 में, तो एक CO2 में प्रोटॉन निकालेगा तो कितने आ जाएंगे? 6 और 16, 22 आ जाएंगे। 22 प्रोटॉन, 22 इलेक्ट्रॉन। और सुन भाई, यहां तो 6 न्यूट्रॉन कार्बन में भी होते हैं और 8 न्यूट्रॉन ऑक्सीजन में भी होते हैं, तो 22 ही न्यूट्रॉन। अब मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, एक में इतने हैं, अब फटाफट लिख दे 10 में कितने होंगे? क्या पूछा है? प्रोटॉन पूछा है ना। प्रोटॉन एक में कितने हैं? 18 हैं। 10 में कितने होंगे? 180 होंगे। तो यहां से तो तेरा नंबर आ गया 180 प्रोटॉन का। मैं लिखते जा रहा हूं यहां, इसमें प्रोटॉन आए 180 और इसमें प्रोटॉन कितने आएंगे? 22 दिए हुए हैं ना, तो 110 आ जाएंगे, क्योंकि 22 गुणा 5 करेगा। समझ में आ रही है बात? तो 110 आ जाएंगे। तो टोटल प्रोटॉन कितने आए? प्रोटॉन आ गए 290। पहले तो ऑप्शन ढूंढ ले 290 कहां लिखा हुआ है। 290 भाई, ये दो ऑप्शन हो सकते हैं C और D। अब तुझे पता करना पड़ेगा न्यूट्रॉन के बारे में। न्यूट्रॉन के बारे में जब पता करेगा तो देख, यहां से कितने आ रहे थे? 12, यहां से कितने आ रहे थे? 12, तो न्यूट्रॉन यहां कितने आएंगे भाई? न्यूट्रॉन यहां कितने आएंगे? 120 आएंगे सर। यहां न्यूट्रॉन कितने आएंगे? न्यूट्रॉन आ जाएंगे 120, क्योंकि 10 मॉलिक्यूल है ना। समझ में आ रही है बातें? समझ में आ रही है? बहुत बेसिक से बता रहा हूं। 10 आ गए तो ये 120 आ गए, और CO2 के अंदर आ रहे हैं 22, तो 22 × 5 करेगा तो 110 आएगा। तो ये तेरा कितना आ जाएगा? 230। तो आंसर 290, 230, ये आंसर आ जाएगा C ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन तो खुद कैलकुलेट कर लेगा। बहुत बढ़िया, शानदार, ग्रेट। अब मेरे हिसाब से प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन निकाल लेंगे और सबकी कॉपी पर ये उतर गया होगा। क्लियर? मैं आगे बढ़ रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं। ये आपको करना है, आपको करना है ये वाला सवाल। सैंपल कंटेन्स N2O5 दिया हुआ है, N2O5, उसके अंदर 864 इलेक्ट्रॉन है टोटल। तो बोल रहा है मॉलिक्यूल कितने रहे होंगे, टोटल न्यूट्रॉन कितने रहे होंगे। और मैंने अभी क्या बताया तेरे को? पहले एक में पता करो, पहले एक में पता करो, फिर सवाल को सॉल्व करो। करो भाई, करो, फटाफट करो यार, बहुत बेसिक सवाल है, बहुत छोटा सवाल है ना। हाँ जी, करो। कुछ खबर तेरे को होनी चाहिए कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एलिमेंट में कितने होते थे, वो अपन कल पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। हाँ, जय बाबा की। सर पानी पी लो। हाँ भाई, पी ले रहा हूँ पानी, बहुत बहुत मेहनत करवा रहे हो, पी रहा हूँ पानी, और आप लोग भी कर रहे हो साथ के साथ, तो इसलिए मुझे कोई गम नहीं है इस बात का, है ना। हाँ, सॉल्व करो बस तुम लोग। बेटा न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना बताया तो था यार। देख, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कौन कैलकुलेट कर पा रहा है? जिसको कल 1 से 20 तक की टेबल रटवाई थी। तेरे को यदि मास नंबर पता है और तेरे को एटॉमिक नंबर पता है, तो मास नंबर में से एटॉमिक नंबर घटा न्यूट्रॉन आ जाएगा। बेसिक बातें हैं ना ये। तो कल का काम कल नहीं किया तो आज वाले लेक्चर में ये दिक्कत होनी थी। आज का काम आज नहीं करेगा तो कल भी प्रॉब्लम होगी। इसलिए ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो कल कैलकुलेट करना सिखाए थे। अप्लाई करो इनको। हाँ, चलो चलो, अब देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं भाई। एक डब्बे में कितने हैं उस पर बात करते हैं। एक डब्बे के अंदर कितने हैं उस पर देखते हैं। तो एक डब्बा लिया मैंने N2O5 का, N2O5 का एक मॉलिक्यूल लिया, और मैंने क्या किया, इसमें इलेक्ट्रॉन गिनना चालू किए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गिनना चालू किए, क्योंकि वो बोल रहा है इलेक्ट्रॉन जो है 864 है। तो पहले हमें यह पता करना पड़ेगा कि ऐसे मॉलिक्यूल कितने हैं, ऐसे मॉलिक्यूल कितने हैं। समझ में आ गई बात? कहने का मतलब वो बोल रहा है टोटल इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं
एक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये पता कर लो, तो हमें N2O5 के मॉलिक्यूल कितने हैं ये पता चल जाएगा। N2O5 के मॉलिक्यूल का नंबर सिंपल सी बात है यार, बहुत छोटी सी बात है। अब ये तो कोई फॉर्मूला नहीं है, वो बोल रहा है एक में इलेक्ट्रॉन कितने ये पता कर ले, टोटल इतने तो पता चल जाएगा ना N2O5 कितना है। तो N2O5 के इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, नाइट्रोजन में आते हैं 7, तो 7 और 7 हो गया 14, 7 गुणा 2 14 और 8 गुणा 5 40, 40 और 14 हो गया 54। ठीक है भाई, ये हो गया 54, तो 54 आते हैं। तो कहने का मतलब जब 54 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब 54 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो N2O5 का मॉलिक्यूल कितना होता है, N2O5 का एक मॉलिक्यूल होता है। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात। तो ये बोल रहा है टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 864, बस अब इसमें रखते जा चीजें। 864 टोटल इलेक्ट्रॉन है, एक में 54 होते हैं, तो नंबर ऑफ N2O5 के मॉलिक्यूल मिल जाएंगे तुझे, नंबर ऑफ N2O5 मिल जाएगा कितना है, समझ में आ गई बात, नंबर ऑफ N2O5 मॉलिक्यूल मिल जाएंगे। क्लियर भाई, इसको सॉल्व कर, इसको सॉल्व करेगा तो नंबर ऑफ N2O5 आ जाएगा तेरे पास, N2O5 मॉलिक्यूल आएगा 864 अपॉन 54, डिवाइड करते जाओ 2 से डिवाइड करो, मंजिल मिल जाएगी। वैसे 3 से भी डिवाइड हो जाएगा क्या, डिवाइड करके देखो 3 से भी हो जाएगा। तो ये 3 2 6 हो गया, इधर गए ये 5 आ गया, 3 से मत करो तुम, 2 से ही चलो तभी पहुंचोगे। ठीक है, 864 अपॉन ये 54 कर दो। ठीक है भाई, तो मेरे हिसाब से ये नंबर आ रहा है 16। हाँ, ये नंबर आ जाएगा भाई 16, मैं 16 से मल्टीप्लाई करके देख पा रहा हूं इसको, 16 आ जाएगा। 16 आ गए N2O5 के मॉलिक्यूल, तो N2O5 के मॉलिक्यूल 16 है, तो टोटल न्यूट्रॉन कितने होंगे। अब न्यूट्रॉन निकाल लो, ये तो थे इलेक्ट्रॉन, अब न्यूट्रॉन निकाल लो। न्यूट्रॉन कितने होते हैं, नाइट्रोजन में भी 7 होते हैं, तो 14 हो गए, और ऑक्सीजन में 8 होते हैं न्यूट्रॉन, तो ये 40 हो गए, तो 54 ही उसके अंदर न्यूट्रॉन होंगे। एक में 54 है, एक में 54 है, तो मेरे भाई इतने में कितने होंगे, 16 में 16 गुणा 54 वापस कर दो, 864 न्यूट्रॉन आ जाएंगे। पॉइंट समझ में आ गया, बी ऑप्शन आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। जिप्सम होता है जिसका फॉर्मूला दिया हुआ है कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, ऐसा आपको फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है, फॉर्मूला दिया हुआ है और आपसे बोला है 30 मॉलिक्यूल हम जिप्सम के ले लें, 30 मॉलिक्यूल, तो ये सारी चीजें बताओ क्या क्या आएगा। पानी के मॉलिक्यूल कितने हैं इसके अंदर, ये जो डॉट 2H2O लगा होता है ना, इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन वाटर। इसको क्या बोलते हैं अपन, क्रिस्टलाइन वाटर। तो जब भी वो ये डराने के लिए नाम बोल दे क्रिस्टलाइन वाटर, समझ जाना पानी कितने चिपक रहे हैं ये पूछना चाह रहा है। फटाफट कैलकुलेट करके बताएंगे, फटाफट कैलकुलेट करके बताएंगे। हाँ जी, बहुत बढ़िया, शानदार, कैलकुलेट कीजिए। बच्चों के आंसर आना चालू हो गए हैं, बच्चों के आंसर आना चालू हो गए हैं। आई एम एक्सपेक्टिंग ऑल 3 आंसर्स टुगेदर। क्या क्या आंसर आएंगे, अरे इसमें बी, अच्छा ये लैग के कारण बी वाला ऑप्शन अभी पीछे वाले लोग दे रहे हैं। अगले सवाल पे अपन आ चुके हैं बेटा, इनके नंबर कैलकुलेट करें ना, इनके नंबर कैलकुलेट करो, फटाफट करो। 30 मॉलिक्यूल लेंगे तो पानी कितना होगा, ये तो बिल्कुल ही क्लियर हो गया, ये तो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया कि ये पता कर लो एक में कितना। मैं बार बार एक ही चीज पता कर रहा हूं, एक में कितना ये पता कर लो, ये सबसे जरूरी चीज होती है। यदि तू ये सीख गया ना, तेरा काम हो जाएगा। तो एक में कितने हैं 2, तो 30 में कितने होंगे, एक में है 2, 30 में होंगे 60 आ जाएंगे। आई होप ये समझ में आ गया होगा सभी को, बहुत बढ़िया, शानदार। ए वाला पोर्शन हो गया, बी वाला बताओ, बी वाला बताओ, ऑक्सीजन के एटम कितने हैं सैंपल के अंदर, वही कहानी, एक में पता करो, एक में पता करो। बहुत ही बढ़िया, कुछ बच्चों के आंसर आना चालू हो गए भाई, बी वाले ऑप्शन को भी कर दिया है लोगों ने। एक में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हैं। अब देख, इसी को बोलते हैं एटॉमिसिटी, इसी को क्या बोलते हैं, एटॉमिसिटी बोलते हैं। तो तू यहां बगल में डब्बे में एक बंद कर ले, CaSO4.2H2O, CaSO4.2H2O, और इसमें एक के अंदर गिनता जा कि एक में ऑक्सीजन कितने हैं। एक में ऑक्सीजन मुझे 4 यहां दिख रहे हैं और 2 यहां दिख रहे हैं, 2 हैं, ये भूल मत जाना, एक मत गिन लेना, ये 2 ऑक्सीजन काउंट होंगे क्योंकि 2 पानी आ रहे हैं, तो एक में आ रहे हैं 6 एटम, एक में आ रहे हैं 6 एटम। तो 30 में कितने आएंगे, 30 में कितने आएंगे, ऑक्सीजन के एटम पूछे हैं तेरे से, तो 6 गुणा 30 कर दे बेटा, 180 आ जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। तीसरा, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आएंगे। अब ये तेरा काम है,
मैं इसका वेट कर रहा हूं टोटल। अरे बहुत बढ़िया, शानदार, एक बच्चे ने बिल्कुल सही आंसर दे भी दिया है यहाँ। हाँ, एक नहीं दो, तीन बच्चों के 4 आते जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। तीसरे वाले का आंसर बच्चे थोड़ा सा गलत दे रहे हैं। न्यूट्रॉन निकालो, बस एक बात ध्यान रखो, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता, हाइड्रोजन में नहीं होता, ठीक है। हाँ, अब देख न्यूट्रॉन निकालते हैं। न्यूट्रॉन एक में निकाल ले कितने हैं, ठीक है, एक में निकाल। कैल्शियम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? 20 होते हैं। आपको कैसे पता? मुझे इसलिए पता, एटॉमिक नंबर 20 होता है और मास नंबर 40 होता है, घटाएंगे तो 20 आएगा। सल्फर में कितने होते हैं न्यूट्रॉन? सल्फर में 16 होते हैं। ऑक्सीजन में कितने होते हैं? अब तू यहाँ गिनते जा, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ? 4 और 2 और तो 6 हो गए ना। तो ऑक्सीजन में यहाँ आ गए, होते तो 8 हैं पर अब 6 आ गए तो 48 हो गए। समझ में आ गई बात? और हाइड्रोजन में होते ही नहीं हैं, हाइड्रोजन के अंदर होते ही नहीं हैं। तो ये अब गिन ले कितना आ गया, ये 36 आ गया और ये अपने पास 48 आ गया, ठीक है। हाँ, 84 आ गया। तो 84 को 30 से गुणा कर दो। 84, बहुत बढ़िया, शानदार। 84 को 30 से गुणा कर देंगे। 84 कहाँ से आया, समझ में आ गया ना? इनको जोड़ देना भाई, इनको सबको जोड़ देना, 84 आ जाएगा। एक में 84, 30 से मल्टीप्लाई किया 2520। बहुत बढ़िया, शानदार। यानी हम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेशन में पारंगत हो चुके हैं। ये आप नोट्स में उतरते जाएंगे सवाल। अगला सवाल कि बेकिंग सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, घरों में काम में आता है ना? बेकिंग सोडा, खाने का जो सोडा होता है, देख तेरे को नाम भी पता चलते जा रहे हैं धीरे धीरे, है ना? ये ना मेरे सवाल देने की आदत इसलिए, इस तरीके के सवाल देने की, कि जब तू क्वेश्चन करे तो मैं तेरे को ये नहीं बोलूंगा कि बेटा जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, बट जब तू ये क्वेश्चन आज करेगा, एक बार और रिवाइज करेगा, फिर दोबारा करेगा, तेरे दिमाग में बैठ जाएगा। जिप्सम मीन्स कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O होता है। सिमिलरली खाने का जो सोडा है NaHCO3, बेकिंग सोडा जिसको आप बोल रहे हैं, क्लियर? बेकिंग सोडा की अपन बात कर रहे हैं, उसमें वो बोल रहा है कितने प्रोटॉन वहां हो सकते हैं। फटाफट आंसर बता। और देख, मोर देन 1 करेक्ट टाइप है, एक से ज्यादा क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं। फटाफट सॉल्व कर, ठीक है। मोर देन 1 टाइप है तो एक से ज्यादा आंसर आ सकते हैं। क्या आंसर आएंगे इसमें? देख भाई, तेरा आंसर A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, C भी हो सकता है ना, D भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। बता। बताओ भाई, बताओ। दिल पे जख्म खाते हैं। करो, सॉल्व करो। बेकिंग सोडा के एक में कितना है? एक में क्या बोला मैंने? बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं, एक में कितना। अब तो तुझे ये कॉन्सेप्ट समझ में आ ही जाएगा। एक में कितना, NaHCO3 में कितने प्रोटॉन होते हैं? भाई ये मत सोच लेना हाइड्रोजन को इज्जत देना बंद कर देना है आज से, क्योंकि उसमें न्यूट्रॉन नहीं। भाई न्यूट्रॉन नहीं होते, प्रोटॉन तो होते हैं, है ना? तो चल एक में प्रोटॉन गिनते हैं, प्रोटॉन गिनना चालू करते हैं। सोडियम के अंदर कितने होते हैं? 11, हाइड्रोजन में होता है 1, कार्बन में होता है 6, ऑक्सीजन में होता है 8, पर 3 आ रहे हैं तो 11 1 12 6 18 और ये आ गया तुम्हारा 24, 42, ठीक है भाई। हाँ, अब जो तू आंसर दे रहा है ना, अब ध्यान से सुन, अब यहां है काम की बात। 42 तो एक मॉलिक्यूल में है ना, मैंने बोला है कितने हो सकते हैं। 42 भी हो सकते हैं, 2 मॉलिक्यूल है तो 42 इंटू 2 भी हो सकता है, 3 मॉलिक्यूल है तो 42 इंटू 3 भी हो सकता है, 10 मॉलिक्यूल है तो 42 इंटू 10 भी हो सकता है। इसका मतलब इसका आंसर जो आएगा मल्टीपल ऑफ 42 आएगा। यानी आप 42 से 42 का भाग दो और कोई संख्या आ रही है तो वो सब आएगा। तो क्या 420 हो सकता है? हाँ हो सकता है, 10 मॉलिक्यूल में हो जाएगा। 21 हो सकता है? 21 नहीं होगा, मिनिमम 42 होना जरूरी है, मिनिमम। तुम बोलोगे तो ठीक है सर आधा मॉलिक्यूल ले लेते हैं। अरे भाई आधा कोई मॉलिक्यूल ही नहीं होता, मॉलिक्यूल एक होता है। मॉलिक्यूल को आगे आप तोड़ ही नहीं सकते, अभी कल ही पढ़ के आए हैं। मॉलिक्यूल को और सिंपल आप ब्रेक नहीं कर पाएंगे। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो आधे मॉलिक्यूल की कोई मतलब नहीं होता। तो 21 हो नहीं सकता, 42 हो सकता है, हाँ हो सकता है। 126 हो सकता है, 126 को 42 से डिवाइड करके देख लो, 2 से उड़ाते जाओ, ये 6 आया, ये 3 आया, ये 21 आया, अरे ये तो कट गया 3 बार। हाँ हो सकता है, इसका मतलब 3 मॉलिक्यूल ले लें तो ये भी हो सकता है। बिल्कुल ACD यानी मल्टीपल ऑफ 42 जो होगा वो आंसर हो सकता है। इस तरीके के क्वेश्चन भी देख मोर देन 1 में पूछ लिया उसने। क्लियर? चलो, वाह भाई वाह, ये देख डराने का पूरा इंतजाम है। जेई का एग्जाम डराने के लिए बहुत कुछ लेके आएगा, ग्राफ लाएगा, ये लाएगा, इधर उधर का मैट्रिक्स बना देगा, असर्शन रीजन बना देगा।
तुझे एक ही सवाल पूछना है, क्या मुझे प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट आता है? सवाल को जैसे पूछा जाए पूछ लेने दे। तेरे सामने सवाल आ गया है, आंसर दे दे फटाफट, क्या आंसर आने वाला है? ग्राफ इधर दिया हुआ है, आई होप सभी को ग्राफ अच्छे से दिख रहा होगा। यहां उसने बोला है कि कोऑर्डिनेट है जिसके ऊपर आयन x और x के ऊपर q माइनस चार्ज लिखा हुआ है। ये कोऑर्डिनेट इधर भी y एक्सिस पर किसी से मिल रहे हैं, इधर भी x एक्सिस पर ये मिल रहे हैं। y एक्सिस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। x एक्सिस पर दिया हुआ है नंबर ऑफ प्रोटॉन, x एक्सिस पर दिया हुआ है नंबर ऑफ प्रोटॉन, जिसको आप एटॉमिक नंबर बोलते हैं। वो बोल रहा है आप एक काम करो, इस आयन का सिंबल क्या होगा और इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होंगे ये बता दो। हाफ H2O क्या होता है बेटा? हाफ H2O कुछ नहीं होता है। कहां पढ़ लिया तुमने हाफ H2O? हाँ, हमने पढ़ा है सर प्लास्टर ऑफ पेरिस में। बेटा आयनिक कंपाउंड में उसकी एक यूनिट में हाफ H2O का मतलब होता है कि H2O का मॉलिक्यूल तो एक ही है, पर वो दो दो कैल्शियम सल्फेट के बीच में बटा हुआ है। मेरी बात समझ में आई? किसी ने पूछा हाफ H2O क्या होता है? हाफ H2O का मतलब है पानी का मॉलिक्यूल तो एक ही है, लेकिन उसको शेयर दो दो कैल्शियम सल्फेट कर रहे हैं, तो एक कैल्शियम सल्फेट को तो आधा मिला ना। उसका मतलब ये नहीं है कि H2O का आधा कर दिया। इसको ऐसे सोच, है ना, तेरा नाम जो भी है XYZ, है ना, तेरा नाम मान लेते हैं कि तेरा नाम है कोई अच्छा सा नाम, गगन तेरा नाम है। तो गगन को मैंने बोला गगन तू, इधर से भी तेरे को किसी ने पकड़ लिया, इधर से भी तेरे को किसी ने पकड़ लिया, ठीक है, दोनों तरफ से तेरे को किसी ने पकड़ लिया। तो अब बताओ गगन इधर कितना शेयर हुआ, इधर कितना शेयर हुआ? बोले सर कितना हुआ? आधा। तो गगन आधा तो नहीं हुआ ना। समझ में आ गई बात? हाँ सर याद आ रहा है कुछ हाफ बॉयफ्रेंड वाली बात। हाँ, तो उसका मतलब क्या हो गया? उसका मतलब तेरा आधा दो हिस्से कर दिए क्या? नहीं, दो हिस्से नहीं हुए, एक है शेयरिंग दो में। समझ में आ गई बात? आधा कुछ होता नहीं है। क्लियर? इस पे आ जाओ भाई, जवाब देंगे, फटाफट जवाब दीजिए भाई। बहुत बहुत बच्चों ने जवाब दे दिया है, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। देख अब पूछा क्या है उसने, देखा कितनी छोटी सी चीज पूछी है, ग्राफ राफ देके पूरा तामझाम बना के एकदम फंसाने के जाल में कि कहीं तो ये डरे, इसको लगे कि मुझे तो यार मैथ्स उतनी अच्छी आती नहीं, ग्राफ आता नहीं, और ये अटके। नहीं यार, मैंने क्या बोला, खुद पे भरोसा रख, कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए ना तो तू ये कर लेगा, है ना। खुद पे भरोसा रख, इस पे भरोसा रख, मिशन जीत पे, ठीक है। तो इट्स सिंबल विद चार्ज। सिंबल विद चार्ज क्या आएगा? तो पहले देख एक एक चीज गिन ले, कुछ नहीं है। इलेक्ट्रॉन तो 18 है, इलेक्ट्रॉन है 18, ठीक है भाई। और प्रोटॉन है कितने? 16। प्रोटॉन 16 है, इलेक्ट्रॉन 18 है, तो भाई चार्ज कितना आ गया? इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गए तो चार्ज कितना आ गया? -2 चार्ज आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि न्यूट्रल होता तो दोनों बराबर होते, सिंपल सी बात है। तो पहली बात तो -2 वाला ऑप्शन आएगा, तो या तो बी या तो डी, या तो बी या तो डी। क्लियर? अब वो बोल रहा है मास नंबर जो है वो 34 है, तो डी तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गया। तो प्रोटॉन पहचान बनाता है, तो जिसमें प्रोटॉन 16 होंगे वो हमेशा सल्फर ही होगा, ये तय है। लेकिन मास नंबर उसका कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अभी पढ़ के आए हैं हम आइसोटोप्स नाम की चीज, कि 16 वाला 32 में भी आता है और 16 वाला 34 में भी आता है। समझ में आ गई बात? मास नंबर 34 है तो यहाँ 34 कर दिया। चार्ज कितना आ गया? 2- आ गया, ये आ गया भाई, ये सिंबल बन गया, तेरा सिंबल बन गया तो आंसर ये आ गया। अब न्यूट्रॉन पूछ रहा है, तो 34 में से 16 घटा देगा तो न्यूट्रॉन 18 आ जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा। कुछ भी दे दे डराने धमकाने के लिए, हम डरने वाले नहीं हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, वेरी वेरी गुड कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू लर्न, दैट इज रिलेटिव एटॉमिक मास। अब सुन ले, मैं भी थोड़ा सा ठंडा हो जाता हूं, तू भी हो जा। अब हम ना चैप्टर के गेट पे खड़े हैं और उसमें अब एंट्री करने वाले हैं, बस उस टर्मिनोलॉजी पे हम आ गए हैं। कहीं भी इधर उधर तू ध्यान दे रहा हो, ध्यान को एकदम कंसंट्रेट करके इस पे आ जा। अब हम एटॉमिक मास की चीजें पढ़ने जा रहे हैं। ये चीजें तेरे को जब अच्छे समझ में आएंगी, इस चैप्टर की बहुत बड़ी कड़ी है ये यदि जुड़ गई तो आगे तू बनाता चला जाएगा। देख, डेफिनेशन लिखना, लिखवा दे रहा हूं, पहले डेफिनेशन समझाऊंगा 1 मिनट बाद, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है इसको लिख ले। पहली बात तो ये समझ कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है। चलो इस स्लाइड पे मैं वापस आऊंगा, तेरे को लिखने का वक्त दूंगा, ठीक है। एक स्लाइड और ले लेता हूं मैं, रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब क्या है, ठीक है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास का क्या मीनिंग है, ध्यान से सुनना। उस स्लाइड, घबराए मत, मैं उस स्लाइड को वापस लेके आऊंगा। रिलेटिव एटॉमिक मास का क्या मतलब है? राम, है ना, जय श्री राम आ रहे हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास, इसका क्या मतलब है? पहले क्या था, एटम जो है ना, एटम बहुत बहुत छोटा था, बहुत छोटा है, उसका मास बहुत कम है, वेरी लेस मास, बहुत कम मास है। समझ में आ गई बात? बहुत कम मास है। क्या हम उसको रियल सेंस में तोल सकते हैं? क्या उसको रियल सेंस, अरे एटम तो छोड़ो, मैं आपको रुई दे दूं थोड़ी सी और मैं बोलूं इसका वजन कर लाओ, आप उसको वेइंग मशीन पे रखेंगे, हो सकता है वो वेइंग मशीन आपको दिखाए नहीं, क्योंकि पता चले रुई 1 ग्राम की भी नहीं है, और हमारी जो मशीन है वो तो 1, 2, 5, 10 ग्राम होगी, तब दिखाएगी ना, उससे भी हल्की है।
अब तू और हल्के पे आ जा, एटम पे आ जा। तो एटम तो यहाँ घूम भी रहा है, मेरे हाथ में भी है, कहीं ना कहीं मुझे इनविजिबल है, यहाँ भी कहीं एटम घूम रहा है, बट वो इतना हल्का है कि उसको तोल पाना बहुत मुश्किल हो गया। समझ में आ गई बात? बहुत मुश्किल हो गया। तो लोगों ने एक नया कॉन्सेप्ट बनाया कि यार एक काम करते हैं, किसी एक के रेस्पेक्ट में दूसरे को बोल देते हैं कि ये कितना भारी है। अब इस बात को समझ, रिलेटिव का मतलब क्या होता है पहले तो समझ में आ गई बात। रिलेटिव का मतलब क्या होता है, मान ले तेरा वजन 20 किलो है। ध्यान से सुनना, कोई भी XYZ एक चीज़ है ना, या कोई इंसान ले लेते हैं, एक इंसान है जिसका वजन 50 किलो है, ठीक है, 50 किलो का एक इंसान है। अब उसका रियल मास 50 केजी है, ठीक है, रियल मास 50 केजी है, 50 केजी है, लेकिन मैंने इसको स्टैंडर्ड मान लिया और मैंने बोल दिया आज से इसको 1 मान लो, 1 मान लो। तो बताओ 100 केजी वाले का वजन क्या होगा, फिर 100 किलो वाले का वजन क्या होगा, फटाफट बता दो। 50 वाले का वजन 1 मान लिया आपने, तो जिसका वजन 100 किलो होगा उसको 2 बोलोगे ना, जिसका 150 होगा उसको 3 बोलोगे ना, कि ये 3 का है। समझ में आ गई बात? तो रियल में तो ये 1 नहीं था, 1 गुना था, ये 2 गुना था, ये 3 गुना था। तो रिलेटिव का मतलब क्या था कि कोई भी एक को स्टैंडर्ड मान लो कि इसका इतना है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने हाइड्रोजन को 1 माना, हाइड्रोजन को 1 माना और बोला एक काम करते हैं, इस तराजू के अंदर हम क्या करेंगे, ये आपने ये वेइंग मशीन ले ली, इस तरीके से समझना, ये आपने ले ली तराजू, ठीक है, कुछ भी मैंने बना दिया यार, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, भावनाओं को समझना। इस तराजू के अंदर जिस एलिमेंट का आपको मास पता करना है, जिस एलिमेंट का आपको मास पता करना है, उसको आप क्या है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराओ और ये देखो कि जो बन रहा है वो कितने हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा है। अच्छा, मतलब जैसे मान लो, हाँ इसको फिर से समझना, यानी जो मास आ रहा है वो, जैसे मान लो मैंने कार्बन लिया, ठीक है, तो कार्बन का जो मास आया वो ये देखा गया कि इधर 12 हाइड्रोजन आ गए, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए भाई, गिन लेना एक बार, और 6 5 ज़्यादा हो गए क्या, 12 हो गए, जो भी हो गए, मतलब 1 2 3 4 5 5 5 10 2 12 ऐसा आ गया। तो इन्होंने बोला कि भाई हाइड्रोजन को 1 माना है ना आपने, और 1 कार्बन इधर रख दिया, तब जाके बैलेंस हो रहा है, 12 हाइड्रोजन के बराबर है। तो आपने बोला कार्बन हाइड्रोजन का 12 गुना है। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? तो रिलेटिव एटॉमिक मास का क्या मतलब है, हाइड्रोजन के रेफरेंस में ये कितना भारी है। ऑक्सीजन रख के देखा इसकी जगह, पॉइंट समझ में आया, ऑक्सीजन रख के देखा वो 16 आ गया, तो हमने बोल दिया ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास 16 है। पॉइंट समझ में आया? पॉइंट समझ में आया बेटा? तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, समझ में आ रही है चीज? रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, कौन कितना भारी है। एक और स्लाइड ले लेता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल यही आपने क्या किया, यही बनाई वापस से, और हमने देखा कि यहां एक हीलियम रखा, तो इधर देखा हमने ये हीलियम को बैलेंस करने के लिए इधर कितने हाइड्रोजन आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, 4 हाइड्रोजन आ रहे हैं। तो हमने क्या बोल दिया, हीलियम हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में 4 गुना भारी है। रिलेटिव एटॉमिक मास समझ में आया? हमें पता किसी का नहीं था, हमने क्या किया, 1 मान लिया। पॉइंट समझ में आया? अब सुन अच्छे से, ये तेरे सामने ही रहेंगी, ये सारे नोट्स तेरे को मिल जाएंगे, भावनाओं को समझ। तो रिलेटिव एटॉमिक मास की अब चलते हैं डेफिनेशन पे। तो रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन जब ली गई तो सबसे पहले लिया हाइड्रोजन के स्केल पे। तो हाइड्रोजन के स्केल पे रिलेटिव एटॉमिक मास क्या हो गया, यानी मास ऑफ एटम, मास ऑफ वन एटम ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ वन एटम ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का एटम का एक एटम तो रख दिया एक पलड़े में, और इधर देख दिया कि कितने हाइड्रोजन आ रहे थे, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, और इस नंबर का रेशियो देख लिया। अब ये जो नंबर आया इसको बोला गया रिलेटिव एटॉमिक मास। बहुत बढ़िया, एकदम सही है, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में कौन कितना भारी है, इतनी सी बात है, इसको बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, ये आया आपके पास हाइड्रोजन स्केल पर। अब आपने हाइड्रोजन को क्या माना था, हाइड्रोजन को आपने माना था 1। अच्छा, ये सारी चीजें पता कैसे चल रहे हैं, हमें ये कैसे पता चलेगा कि, हाँ हमें ये आइडिया कैसे लगेगा कि हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में ये कितना भारी है ना, हमें कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में कितना भारी है। उसके लिए उसको हाइड्रोजन से रिएक्ट कराना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा। आपने कुछ लॉज के नाम सुने होंगे, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन है ना, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, उन सब के थ्रू कैसे ना तैसे बस ये मान लो कि पता चल गया कि हाइड्रोजन से कितना गुना भारी है। अब हाइड्रोजन को हमने क्या माना था, 1 माना था, ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम थी। हाइड्रोजन
हर किसी एलिमेंट के साथ रिएक्ट नहीं करता। ऑक्सीजन के साथ कर रहा है H2O बना लेता है, अमोनिया के साथ नाइट्रोजन के साथ करता है अमोनिया बना लेता है, कार्बन के साथ करता है CH4 बना लेता है। लेकिन हमारे पास तो 118 एलिमेंट है, हर किसी के साथ नहीं करता। तो लोगों ने बोला कि यार एक काम करो, हाइड्रोजन को डिस्कार्ड कर दो, हम हाइड्रोजन का स्केल नहीं मानेंगे आज से। तो बोला भाई किसको ले? बोला ऑक्सीजन को लो। ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा रिएक्ट करता है हाइड्रोजन की तुलना में। बात समझ में आ रही है? सबसे पुराना स्केल क्या लिया गया? हाँ, मैं वापस बता रहा हूं, सबसे पुराना स्केल क्या लिया गया? हाइड्रोजन लिया गया। क्यों लिया गया? हाइड्रोजन सबसे लाइट है, सबसे हल्का है, उसी को मान लिया। फिर हटाया क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन दुनिया में जितने भी एलिमेंट है सबके साथ कंबाइन नहीं होता, किसी के साथ कंबाइन होता है। पॉइंट नंबर 1। सवाल आता है हाइड्रोजन की जगह आपने ऑक्सीजन क्यों लिया? ऑक्सीजन इसलिए लिया। समझ में आई चीज? समझ में आई? अब ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में जब देखा तो नीचे क्या लिखोगे तुम? नीचे क्या लिखोगे? मास ऑफ ऑक्सीजन लिखोगे, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम लिखोगे, क्योंकि ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में लिख रहे हैं। और ऊपर क्या लिखोगे? ऊपर लिखोगे मास ऑफ 1 एटम ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ 1 एटम ऑफ सब्सटेंस। अच्छे से समझना भाई इस बात को, है ना। लेकिन आप फटाफट बताओ, मेरे को बताओ सोच के, क्या यहां कोई नंबर आएगा? क्या यहां कोई नंबर आएगा या ये यही रहने वाला है? क्या ऑक्सीजन का वैल्यू 1 होता है? क्योंकि नीचे वाली वैल्यू तो हमको 1 रखनी थी ना। हाइड्रोजन का 1 होता है तो ऑक्सीजन का थोड़ी ना 1 होता है। तो नीचे क्या आना चाहिए? ऑक्सीजन के बगल में क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए? ऑक्सीजन का खुद का मास कितना होता है? 16 होता है। तो हम 16 नहीं ना, हमें तो नीचे वाला नंबर 1 बनाना है, 1। इसीलिए लोगों ने बोला कि अब से इसको हम बोलेंगे 1/16 मास, 1/16 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। पॉइंट समझ में आया या नहीं? वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया। क्लियर। तो लोगों ने बोला हाइड्रोजन लेते हैं, अब ऑक्सीजन लेते हैं। अब पता है तुम्हें एक दिक्कत बताता हूं, एक दिक्कत और बताता हूं, अभी ताजा पढ़ के आए हैं अपन। हमें लग रहा था कि ऑक्सीजन का मास 16 होता है, हमें लग रहा था ऑक्सीजन का मास 16 होता है। लेकिन सच्चाई ये है कि ऑक्सीजन के और भी आइसोटोप होते हैं, ऑक्सीजन के और भी आइसोटोप होते हैं, ऑक्सीजन के आइसोटोप होते हैं। कौन कौन होते हैं? O16 तो था ही, O17 भी होता है, O18 भी होता है। तो भाई मास जो है ना, मास जो आएगा वो 16 तो नहीं आएगा, कुछ 16 पॉइंट कुछ आएगा। समझ में आ गई बात? एवरेज जो आएगा वो फ्रैक्शन में आएगा। फ्रैक्शन में जब मास आ जाएगा नीचे, फ्रैक्शन मास आ जाएगा, तो फिर बोला यार आइसोटोप आ गया, ये तो गड़बड़ हो गई। हम तो नीचे 1 बनाना चाह रहे थे, अब 1 भी नहीं बन रहा। यार बहुत बड़ी गजब की बात हुई। हमने हाइड्रोजन को लिया, आपने बोल दिया कि चलो भागो यहां से, क्योंकि हाइड्रोजन सबके साथ रिएक्ट नहीं करता। समझ में आ रही है बेटा? जितने लोगों को समझ में आ रही है ना चीजें, मैं थोड़ी सी आगे तक बोल के आ गया हूं, वापस से एक बार आते हैं, जुड़ते हैं फिर से। एक बार दिल भेज दो यार, दिल भेज दो, हाथ भेज दो, जो तुम्हें अच्छा लग रहा है वो भेज दो। मुझे ये लगे कि तुम एंगेज्ड हो, मैं ये फील कर पाऊं कि हाँ देख, ऑफलाइन में जब पढ़ा रहे होते हैं ना तो वहां मुझे तेरी आंखों में आंखें डाल के समझ में आ जाता है कि तुझे चमक रहा है कि नहीं। अब मैं तेरी आंखों को ये कमेंट ही मान के चल रहा हूं। तो जिनको समझ में आ रही है चीजें, एक बार हार्ट बना के भेजते जाओ, है ना। हाँ तो बिल्कुल ठीक है जी, कमेंट भर दो। हाँ जी, समझ में आ रही हैं चीजें? समझ में आ रही हैं? हाँ, जिनको भी समझ में आ रही है वो अपने वे में, अपने तरीके से जो भी लिखना है लिख दे, ठीक है। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि ये स्लाइड बहुत काम की है, इसलिए मैं एकदम दम लगाकर तेरे को ये समझा रहा हूं। फिर से आ जाते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, सभी लोग अधिकतर साथ में ही है, सबको समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा है। हाइड्रोजन जो है ना, उसकी तुलना में कोई भी एलिमेंट कितना भारी है ये पता करना था, ठीक है। हाइड्रोजन को इज्जत दी, बोला आप नीचे आ जाओ, नीचे लिखे जाएंगे और आज से ऊपर बाकी एटम के मास लिखे जाएंगे और हमें रिलेटिव मास पता चल जाएगा, ठीक है। लव यू सर, अरे लव यू ऑल यार, है ना। दूसरा, हाइड्रोजन एटम जो है ना भाई, उसके साथ एक प्रॉब्लम है, सबके साथ रिएक्ट नहीं करता। ये लिख ही देता हूं मैं, सबके साथ, क्योंकि रीजन आएगा, सबके साथ नहीं जुड़ता। तो सबके साथ नहीं जुड़ता, तो फिर बोला कि यार कौन जुड़ता है, तो इन्होंने बोला कि यार ऑक्सीजन जुड़ता है। तो चलो ऑक्सीजन को ले आते हैं। ऑक्सीजन को लाने में क्या प्रॉब्लम थी? ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 1/16 कर दिया, लो आपकी समस्या का समाधान हो गया, 1 हो गया। भैया आपको लगता है कि ऑक्सीजन का 16 होता है, ऑक्सीजन के तो बहुत सारे आइसोटोप है, 16 वाला भी है, 17 वाला भी, 18 वाला भी है। तो जब इनका एवरेज लोगे तो 16 नहीं आएगा, कुछ और आएगा। तो ये तो रायता फैल गया। क्लियर। फिर जाके लास्ट में आता है कार्बन के स्केल पर, और इसको सबसे स्मार्टली खेला गया कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? मास ऑफ, आप सबसे स्टैंडर्ड डेफिनेशन यही है, मास ऑफ 1 एटम ऑफ सब्सटेंस।
मास ऑफ वन एटम ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय 1/12 मास ऑफ, अब देखना कितना बढ़िया खेला इन्होंने, कितना सुंदर खेला है यहां पर, 1/12 मास ऑफ। अब मैं कार्बन लिखूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि तू बोलेगा कार्बन का भी आइसोटोप होता है, उसने बोला C12 एटम। अब जब तूने C12 बोल दिया ना, तो उसने बोल दिया कि खत्म हो गई। अब मैं उसी आइसोटोप की बात कर रहा हूं जो कार्बन 12 है। क्या कार्बन 14 भी होता है? हाँ होता है। कार्बन के और भी आइसोटोप होते हैं, बोलते हैं मैं बात ही कार्बन 12 की कर रहा हूं। पॉइंट समझ में आ गया? जोश मीटर को बढ़ा दीजिए यदि ये बातें समझ में आ गई है, क्योंकि अधिकतर ये फॉर्मूला रट के आते हैं, उनके पीछे की कोई कहानी किसी को नहीं पता कि हाइड्रोजन क्यों था, फिर ऑक्सीजन क्यों आया, और आज कार्बन को क्यों इज्जत देते हैं। कार्बन को इज्जत देने का कारण सुन लीजिए। अब कार्बन एक तो प्रेजेंस ऑफ कार्बन बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट सभी चीजों में मिलती है प्रेजेंस ऑफ कार्बन, मेनली C12 के फॉर्म में मिलती है, मेनली इन फॉर्म ऑफ C12। ठीक है, यानी हमें ये 14 वाले होते हैं, कार्बन 14 भी होता है, बाकी चीजें भी होती हैं, लेकिन C12 जो है वो ज्यादा से ज्यादा पाया जाता है, अबंडेंट होता है ना, बहुत ज्यादा मिलता है ऑलमोस्ट। अच्छा, रिएक्टिविटी जो है कार्बन की ठीक ठाक होती है, सभी के साथ कंबाइन हो जाता है ना, ये भी अच्छा एक पॉइंट है कि ऑलमोस्ट सभी के साथ जुड़ जाता है। तो कार्बन को दे दी इज्जत और बोल दिया कि आज से रिलेटिव एटॉमिक मास जो है उसको हम डिफाइन करेंगे मास ऑफ वन एटम ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 एटम। कितने लोगों को ये बातें समझ में आ गई हैं? कितने लोगों को ये बातें समझ में आ गई हैं? क्लियर भाई, चैप्टर ही अब चालू हुआ है ना। अब देख अब एक और स्लाइड लूंगा। अब ये रिलेटिव एटॉमिक मास की ना 4-5 स्लाइड हो गई, तू तेरे नोट में एक एक चीज लिखते जाना। एक और स्लाइड लेके मैं तेरे को एक बात और समझाता हूं। एक काम करते हैं, वो फॉर्मूले पे चलते हैं। इस फॉर्मूले को कॉपी कर लेते हैं, यहां से कॉपी हो जाएगा क्या भाई ये? शायद कॉपी तो नहीं होगा, ये फॉर्मूला तो याद रख लेना पर है ना। ये फॉर्मूला तुझे अच्छे से याद होना चाहिए। अरे चल ठीक है, ये फॉर्मूला तुझे अच्छे से याद होना चाहिए, है ना, कि RAM का फॉर्मूला ये होता है। अब इसको मैं अगली स्लाइड पे तेरे को समझाने की कोशिश करता हूं कि होता क्या है। ठीक है, तो देख RAM जब तूने लिखा, मास ऑफ, ध्यान से सुनना, मास ऑफ वन एटम ऑफ सब्सटेंस लिखा था, वन एटम ऑफ सब्सटेंस लिखा था। फटाफट बताएगा जिसने मेरा पिछला लेक्चर अटेंड किया है, जोश बढ़ा दीजिए और फटाफट बताइए, एक एटम का मास जब निकालते थे तो प्रोटॉन लेते थे कि न्यूट्रॉन लेते थे कि इलेक्ट्रॉन लेते थे? किन से मास डिसाइड होता था? फटाफट लिख दो। जब तक मैं इसको फॉर्मूले को लिख रहा हूं, आप फटाफट लिख दीजिए 1/12 मास ऑफ C12 एटम। हाय, जितने भी लाला लाली यहां बैठे हुए हैं, मेरे प्यारे प्यारे चुन्नू मुन्नू, एक बात बता दीजिए भाई, यहां ऊपर जो मास ऑफ वन एटम ऑफ सब्सटेंस आता था वो किसका आता था? प्रोटॉन का आता था, न्यूट्रॉन का आता था, इलेक्ट्रॉन का आता था, या किसी चीज का मिलाकर आता था? फटाफट बता दो यार, है ना, फटाफट बता दो। तो मास ऑफ वन एटम में मैं क्या लिखूंगा? याद कर, एक एटम का जब तू पिक्चर बनाता था तो बीच में होता था न्यूक्लियस, और इसके बाहर चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते थे। याद आ रहा है? याद आ रहा है? और मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन ऑलमोस्ट बराबर होता था। कितना होता था वो भी तुझे याद है, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता था। ये तू लिख के आ चुका है, समझ में आ गई बात। लेकिन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नेग्लिजिबल होता था। याद आ रही है चीजें? कम होता था इसकी तुलना में। तो हम किससे जोड़ते थे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ही ऐड करते थे। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? बहुत बढ़िया। तो क्या मैं यहां ऊपर लिख सकता हूं मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन दैट एटम, मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन दैट एटम। उस एटम के अंदर कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, उन सब का मास। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? हेलो, क्या सभी सुन पा रहे हैं? अब यहां आ जा, 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 में कितने न्यूक्लियॉन होते हैं? अब कार्बन 12 का तुझे मास निकालना है ना। कितने प्रोटॉन होते हैं? 6 प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन कितने होते हैं? 6 न्यूट्रॉन होते हैं। सर थोड़ा सा धीरे पढ़ा दो ना, बहुत फास्ट जा रहा है। स्लो कर ले, धीरे धीरे सुन ले, एक बार और सुन ले, 2 बार और सुन ले। तेरी स्पीड के साथ मैं भी आ जाऊंगा धीरे धीरे। बट मैं भी कहीं ना कहीं, मेरे मन में ना एक चीज़ है कि काश मैं तेरी स्पीड बढ़ा पाऊँ, तेरे समझने की शक्ति बढ़ा पाऊँ। तुझे थोड़ा सा रेजिस्टेंस लगेगा, 2 दिन लगेगा, 5 दिन लगेगा, फिर तू एक दिन मेरी स्पीड में आ जाएगा। और जिस दिन स्पीड में आ जाएगा ना, मज़ा आने वाला है, मज़ा। क्योंकि अथाह सवाल करने वाले हैं भाई, समुंदर में आ गए हैं बाप। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही है तो अभी कोई बात नहीं, जय बाबा की आएगी समझ में, है ना। सिद्धार्थ सर बोलते हैं ना जय बाबा की। हाँ तो बिल्कुल। तो अब यहाँ आ जा, तो मास ऑफ C12 एटम जब अब तेरे को लेना है ना, तो मास ऑफ C12 यानी कितने, क्या मैं बोल दूं, मास ऑफ 12 न्यूक्लियॉन्स।
क्योंकि कार्बन के अंदर कितने होते हैं, 12 होते हैं, 12 न्यूक्लियॉन्स। देख भाई तुझे एक बहुत अच्छी चीज निकलने जा रही है यहां से, मास ऑफ 12 न्यूक्लियॉन के मास में 12 से भाग दे देगा तो तुझे नहीं लगता कि ये नीचे मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन बच गया। मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन दैट एटम डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन। ओ भाई साहब ये क्या चीज बन के आ गई। रिलेटिव एटॉमिक मास का क्या मतलब है, अभी तो सर ये समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या क्या लिखते जा रहे हो। आएगा, ऊपर लिखा है कि जितने भी न्यूक्लियॉन्स हैं उन सबके मास को एक न्यूक्लियॉन के मास से डिवाइड कर दो, है ना। अब जैसे ऐसे सोच कि मान ले मैं ऑक्सीजन की बात करता हूं, तो ऑक्सीजन में कितने न्यूक्लियॉन्स हैं, 8 प्रोटॉन है 8 न्यूट्रॉन है, तो ऊपर क्या आ गया, 16 न्यूक्लियॉन का मास आ गया, और नीचे 1 न्यूक्लियॉन का मास आ गया। 16 न्यूक्लियॉन के मास में 1 न्यूक्लियॉन के मास से डिवाइड कर देगा तो क्या बचा रह जाएगा, 16 बचा रह जाएगा, यानी क्या बच जाएगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। मुबारक हो, यदि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया है तो एक बात बता दूं, ये रट लेना कि RAM कुछ नहीं होता, RAM तो केवल और केवल एक नंबर होता है, उसी को हम एटॉमिक मास नंबर बोलते थे। ये प्यारे प्यारे स्टार और ये प्यारे प्यारे दिल भी भेज देता हूं यार, तुम लोग बड़े प्यारे प्यारे लोग हो ना, इधर इधर से दिल दे देते हैं तुम्हें। तो तेरे को याद होना चाहिए कि RAM क्या होता है। RAM जो है ना, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होता है। चेतन जी नेम ले लो यार, ले लिया आपका नाम है ना, अब तो हटाओ इसको, स्पैम करे जा रहे हो, है ना। और बच्चों को भी आने दो यार, बहुत बच्चे बेचारे कुछ लिखना चाह रहे हैं, बहुत प्यार मोहब्बत भेजना चाह रहे हैं, वो भी, उनको भी सुनने दो, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। तो RAM क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है। अरे अल्टीमेटली क्या है, अरे सर ये तो वहीं पहुंच गए, एटॉमिक मास नंबर है, एटॉमिक मास नंबर ही तो हुआ न्यूक्लियॉन्स। हाँ ये एटॉमिक मास नंबर ही है। अरे सर इतनी मेहनत कराई, सीधे ही बोल देते। अब बोलूंगा सीधे, अब तुझे कॉपी में कैसे लिखना है वो सुन। एक एक बात लिखा दी है मैंने। सबसे पहले तुझे लिखना था, तुझे लिखनी थी ये वाली स्लाइड सबसे पहले कि RAM क्या होता है, यहां से लिखेगा। RAM को समझने के लिए एटम बहुत छोटा है, बहुत कम मास होता है, इसलिए हमें उसको किसी के साथ कंपेयर करके लिखना होता है। क्या कंपेयर किया, पता चला कार्बन हाइड्रोजन का 12 टाइम्स है, कार्बन हाइड्रोजन का 12 टाइम्स है। गेटिंग माय पॉइंट। तो ठीक है, समझ में आने लगी चीज। ये कैसे कंपैरिजन का क्या मतलब है, हाइड्रोजन का जो भी मास रहा होगा उसको तूने 1 मान लिया। जैसे मैंने एग्जांपल से समझाया कि तेरा मास 50 है, उसको 1 मान ले तो 100 वाला 2 कहलाएगा, ऐसे हाइड्रोजन को 1 मान लिया। ये स्लाइड पहली लिखेगा। दूसरी लिखेगा कि दूसरे एलिमेंट को भी देखा, वो भी जुड़ गया, उसका भी पता कर लिया, ऑक्सीजन का भी पता कर लिया, सबका पता कर लिया। इस तरीके से हमने बोला हाइड्रोजन के साथ आज के बाद हम कंपेयर करेंगे। दूसरी बात हमने बोला कि अब हाइड्रोजन को छोड़िए। हाइड्रोजन को क्यों छोड़िए, क्योंकि सबके साथ कंबाइन नहीं होता, तो ऑक्सीजन की इज्जत करना चालू करी। ऑक्सीजन को लिया, 1/16 किया। फिर ऑक्सीजन ने देखा 3 आइसोटोप है, ऑक्सीजन को भी बोल दिया टाटा बाय बाय, आप बेकार आदमी हो, आप 16 होने चाहिए थे, आप 16 नहीं हो, तो यार अब पकड़े किसको। फिर हम तीसरी स्लाइड लिखेंगे कॉपी के अंदर कि 1/12 मास ऑफ C12 एटम लिया गया। और हम यहाँ बहुत स्मार्ट खेल गए कि हमने C12 लिख दिया, अब टेंशन ही खत्म, ये सारा टंटा ही खत्म हो गया कि इसका कोई आइसोटोप आएगा। भाई मैं तो 12 की ही बात कर रहा हूं, मैं 14 की बात ही नहीं कर रहा। क्लियर। क्यों लिया, कार्बन को क्यों इज्जत दी, प्रेजेंस बहुत ज्यादा है कार्बन की, ऑलमोस्ट सभी के साथ रिएक्ट करने की टेंडेंसी रखता है, तो जो भी एलिमेंट है सबकी हमने मास निकाल लेंगे इसके साथ। इसको हमने बोल दिया रिलेटिव एटॉमिक मास। अच्छा ये क्या होता है, अब एक और काम की बात, ऊपर भी मास है नीचे भी मास है, ये यूनिटलेस होगा, इसका कोई यूनिट नहीं होती। जब ऊपर भी सेम यूनिट नीचे भी सेम यूनिट, कोई यूनिट नहीं है, इसका मतलब ये पक्का एक नंबर है। तो ये कौन सा नंबर है, ये संख्या क्या है। हम आगे बढ़े तो हमने बोला कि एक एटम के मास के लिए उसमें कितने न्यूक्लियॉन्स है ना, वो डिसाइड करते हैं मास क्या होगा। सारा मास इस दुनिया का ना इस न्यूक्लियस में बैठा हुआ है, मास यहां बैठा हुआ है, यहां है मास। इलेक्ट्रॉन का कोई मास ही नहीं है, नेग्लिजिबल है। तो हम क्या करते हैं, जितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन है सबका मास, न्यूक्लियस मतलब सबका मास, ऊपर लिख दिया। तो यहां कितने आए थे, नीचे 12 आए थे, 12 से 12 कट गया, नीचे 1 न्यूक्लियन, ऊपर सारे न्यूक्लियन, कुल मिलाकर RAM क्या आ गया, एक नंबर आ गया। ये एक्सप्लेनेशन आने के बाद TCS सर का फुल फॉर्म क्या है, TCS सर का फुल फॉर्म टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, त्रिलोक चंद शर्मा। ठीक है भाई, ये फुल फॉर्म है, ठीक है। हाँ बस जुड़ा रहे तू, तेरे को बस ये पता चलना चाहिए कि मेरा मास्टर है ना, इतना पता तेरे को होना चाहिए कि ये मेरे को केमिस्ट्री सिखा के जा रहा है, दैट्स इट। इतनी बातें बहुत हैं, वरना तो पता नहीं सर के साथ तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स जुड़ी हुई हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी बातें धीरे धीरे एक बार जुड़ाव हो जाए ना तुम लोगों से, एक बार जुड़ जाऊँ मैं उस लेवल पे, फिर मिला करेंगे कभी
इवेंट किया करेंगे बड़े बड़े, वहाँ आएंगे आप लोगों के साथ जुड़ने, एक एक चीज़ शेयर करेंगे। क्लियर? तो ये स्लाइड समझ में आई? फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। एक एटम का मास निकालना था। एटम का मास हमेशा न्यूक्लियन से डिसाइड होता है। न्यूक्लियन के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। तो एक एटम के अंदर कितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, उनका मास निकालना है, तो आप सारे न्यूक्लियन का मास निकालो। कार्बन का मास निकालना है तो कार्बन के 12 न्यूक्लियन का मास निकालो। 12वां हिस्सा क्यों लिया था? 1 बनाना था इसको, तो ये मास ऑफ 1 न्यूक्लियन आ गया। पॉइंट समझ में आया? और नीचे आया मास ऑफ 1 न्यूक्लियन, ऊपर आया मास ऑफ जितने भी न्यूक्लियंस, तो क्या आ गया? न्यूक्लियंस की संख्या आ गई। कुल मिलाकर इसकी समरी अब इस वाली स्लाइड पर है। अब तुझे सबसे लास्ट में ये लिखनी है। समझ में आ गई बात? सबसे लास्ट में तेरे को ये लिखनी है। मैं चाहे तो नोट्स के अंदर ना इसको थोड़ा सा स्लाइड करके लास्ट में पुट कर दूंगा, तो तेरे को ऑर्डर समझ में आ जाएगा कि क्या मतलब था। अब डेफिनेशन क्या हो गई? अब तू बोलेगा रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन आ गई सर। इट इज द रेशियो, यस, रेशियो of the mass of one atom, of the mass of one atom, किसके साथ? and 1/12 mass of one atom of C12 आइसोटोप। बोलता है कार्बन की एक आइसोटोप ले रहे हैं हम, कार्बन की पूरी बात कर ही नहीं रहे। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? हाँ। O16 क्यों नहीं लिखा? अरे भाई तब तक आइसोटोप का पता ही नहीं था ना, वही कलाकारी होती तो O16 लिख लेते। अच्छा, O16 लोगों ने सजेस्ट भी कर दिया था, लेकिन वही प्रॉब्लम, ऑक्सीजन की रिएक्टिविटी कार्बन के जैसे नहीं था। अब देख, कार्बन बढ़िया सभी के साथ ऑलमोस्ट जुड़ जाता है वो। दूसरा प्रेजेंस है ना कार्बन की, वो C12 में ज्यादा मिलती है। मतलब क्या होता है, जब आप सैंपल लेते हो ना, तो उसमें C12 भी होगा, C14 भी होगा, बट और ऐसे ही ऑक्सीजन के सैंपल में O16, 17, 18 भी होगा, पर कार्बन के सैंपल में C12 का परसेंटेज बहुत ज्यादा होता है। तो वो मास जो है वो 12 के आसपास ही रहने वाला है, वो चेंज नहीं होगा, इसलिए C12 को इज्जत ज्यादा मिली है ना। ये दिया भी है, C12 आइसोटोप ऑफ कार्बन इज लेटेस्ट चोजन स्टैंडर्ड सिंस 1961। ठीक है भाई, ठीक है। डाल्टन जो आए थे उनने तो बेचारे ने हाइड्रोजन यूज किया था, इज्जत नहीं की गई। उसके बाद ऑक्सीजन किया, उसके बाद बोला नहीं जाओ आप, हम कार्बन यूज करेंगे। समझ में आ गई बात? और इसका मतलब क्या है, एटम्स के लिए ये क्यों किया जाता है? एक एटम का मास किसी के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, उसको हम स्टैंडर्ड बना देते हैं। ठीक है भैया, केमिस्ट्री तो बहुत मुश्किल है, हैवी है, ये हैवी है, ये हैवी है। ठीक है, हाँ, फ्रेंडली नेचर है कार्बन का, बिल्कुल सही बात है, ऐसा समझ जाओ। अरे बहुत छोटी सी चीज़ है यार, ये चीज़ तुम रट के लिख के आए थे पिछले एग्जाम्स में, कहीं ना कहीं याद होगा आप लोगों को। आज हमने बस वो पर्दे खोले हैं कि ऐसा क्यों हुआ। क्लियर? ये रिलेटिव एटॉमिक मास की कहानी थी। कुल मिलाकर एक सच तुझे पता चला। क्या पता चला? रिलेटिव एटॉमिक मास एक नंबर होता है। रिलेटिव एटॉमिक मास एक नंबर होता है। समझ में आ गई बात? अब मैं तेरे को लिख रहा हूँ, यहाँ लिखूंगा मैं एलिमेंट, और तुझे उसका लिखना है रिलेटिव एटॉमिक मास। यहां लिखूंगा मैं एलिमेंट, और यहां तुझे लिखना है उसका RAM क्या होगा। फटाफट लिखेगा, फटाफट। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होगा? जैसे जैसे मैंने लिखा भाई, लेट्स से शुरू करते हैं अपन ऑक्सीजन से, फिर किया मैंने नाइट्रोजन, फिर मैंने किया कुछ भी ले लेते हैं, सोडियम, फिर लिया मैंने एल्यूमिनियम, फिर ले लिया मैंने लेट्स से सल्फर, फिर मैंने ले लिया लेट्स से आर्गन। आज ये भी पता चल जाएगा तूने कल टेबल याद करी थी कि नहीं याद करी थी। RAM की वैल्यू क्या होगी तुझे भरनी है, फटाफट भर दे। RAM की वैल्यू क्या होगी वो भर दे, फटाफट भर दे। RAM की वैल्यू क्या होगी? RAM की वैल्यू क्या होगी? इस टेबल को भर दे। ठीक है, टेबल को भर दे, फटाफट भर दे। हाँ जी, पानी वानी आप भी पीते रहा करो बीच बीच में, है ना। हाँ, एनर्जी चाहिए। मैं तो एनर्जी से दे ही रहा हूँ, मुझे पता है तेरे भी ब्रेन की एनर्जी बराबर यूज हो रही है ना। फील हो रहा है, अरे यार अभी तो 10th दे के आए थे, वापस से वही चक्र चालू हो गया। फिर से चक्र है, लेकिन ये चक्र बहुत मैटर करता है आगे जीवन में, बहुत योगदान है इस चक्र का तेरे, है ना। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये जो नोट्स लिख रहा है ना, ये बराबर ना मेरे को बताते रहे यार। क्या होता है इससे, एक तो मेरे को ये पता चलता रहता है कि जो चीज़ें मैंने यहाँ लिखाई है ना, ये चीज़ें जो मैंने लिखाई वो तेरी कॉपी में उतर रही है, तो मुझे ये भी अंदाजा है कि कॉपी में उतर गई तो दिमाग में भी उतरनी तय है। तेरे लिए ये चीज़ अच्छी क्यों है, तू शेयर करेगा, तुझे लगेगा ट्रैकिंग चल रही है मेरी, सर मुझे देख रहे हैं, और मैं उसमें कुछ नहीं, बस मेरे को ये पता है हाँ तूने लिख लिया, आज की क्लास अटेंड कर ली, दैट्स इट। ठीक है, हाँ। और देख, बहुत सिंपल बेसिक क्लासें चल रही हैं अभी, और धीरे धीरे लेवल अब धीरे धीरे पकड़ना चालू होगा। तो तूने गलती से कोई एक भी क्लास छोड़ दी ना, एक भी क्लास छोड़ी, तो मान लेना अगली 2-3 क्लास जो है वो निपट जाएंगी। फिर क्लास छोड़नी नहीं है,
गलती से भगवान ना करे कहीं छूट भी गई, गलती से हो भी गया ऐसा, तो रिकॉर्डेड लेक्चर को सेम डे या रात को अगले लेक्चर से पहले तुझे सुन लेना है, ठीक है। चल भाई आ जाओ जी। हाँ लिख दिया है। पहली बात तो क्या मैं इसमें कोई यूनिट लिखूं? नहीं, RAM इज यूनिटलेस, है ना। दूसरा RAM अभी तो बताया था तुझे, RAM शब्द जुड़ते ही तुझे क्या काउंट करना है, तुझे एक्चुअली न्यूक्लियॉन्स गिनने हैं। न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं सर? प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सम। ये क्या होता है सर? एटॉमिक मास नंबर, ये लिखना है। तो ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का प्रोटॉन 8, न्यूट्रॉन 8, 16 होता है, ये 14 होता है। हाँ इधर देखे तो सोडियम का 23 होता है, भूलना नहीं है। एल्यूमिनियम का 27 होता है, सल्फर का 32 होता है, आर्गन का 40 होता है। अब एक बड़ी समस्या आ रही है यहां पर कि कोई आपसे पूछे तेरा वेट क्या है और तू बोल जाए 40 है। अबे 40 क्या? 40 किलो है, 40 ग्राम है, 40 क्या है? मतलब कुछ यूनिट तो होनी चाहिए ना। तो ये बड़ा एकदम प्रॉब्लम वाली चीज हो गई कि यार अब इसकी यूनिट ही नहीं आ रही। हम तो कोई आपसे वेट पूछ रहा है, वेट कितना है, आप बोल रहे 200 है, 100 है, भाई क्या है ना। मैंने कोई आपसे पूछे मार्कर का वेट क्या है, मैंने बोल दिया यार 20 है। 20 क्या सर? मिलीग्राम है, ग्राम है, किलोग्राम, कुछ तो बोलो, यूनिट तो बोलो। समझ में आ गई बात? तो अब पंगा ये फंस गया, रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो यूनिटलेस क्वांटिटी थी। तो अब रायता फैल गया कि यार ये जो आपने लिख दिया ना 16 है, इसका क्या मतलब है? हम बोल रहे हैं इसका मतलब है 16 जो है ना हाइड्रोजन से 16 गुना भारी है, ये है इसका मतलब। अरे हम क्या करें, किससे कितना भारी है? अभी ये खुद कितना है ये तो बता। अब तू पकड़ जाएगा ये क्या है। इसके लिए यूनिट डिफाइन करनी पड़ती है, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट। क्लियर? और बहुत मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ने लिख दी थी एटॉमिक मास यूनिट का ना, और 2-3 नाम है इसके। इसको डा भी बोलते हैं, डा 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 डा। क्यों डा? डाल्टन को इज्जत दी जाती है, डाल्टन बाबा आए थे ना, उनके इज्जत में डा बोल देते हैं। और यू भी बोलते हैं, यू मतलब यूनिफाइड मास। बस ठीक है, ऐसे ही बोल दिया कुछ भी। अपने तो AMU ज्यादा काम आएगा। और ये यार कैपिटल लिख दिया है यहाँ, माय मिस्टेक, इट इज रिटन एज AMU स्मॉल, एटॉमिक मास यूनिट। क्लियर? ये क्या होती है? ये डेफिनेशन खतरनाक सी कहां से ला रहे हो आप कि 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन आइसोटोप होती है। हाँ भाई यही होती है। ये क्यों होती है? क्यों? जब तक क्यों नहीं पूछेगा ना, मतलब तू समझ ही नहीं रहा चीजों को। समझ में आ गई बात? जब तक क्यों नहीं पूछेगा मतलब दिक्कत है, रट रहा है फिर। क्यों आई है? अब सुन, रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन क्या लिख दी तूने? 1/12 मास ऑफ C12 एटम, यही लिखी ना। अब तुझे क्या करना है, एटॉमिक मास तो लिख दिया तूने और तुझे यूनिट लगानी है। तो यूनिट जो तुझे लगानी है ना वो ऐसे लगा, यूनिट जो तुझे लगानी है। अब देख, तू एटॉमिक मास लिख रहा होगा, तू क्या लिख रहा होगा एटॉमिक मास के अंदर? तू जब एटम का मास लिखेगा तो तू पहले तो लिखेगा RAM, और RAM के बाद लिखेगा AMU ही लिखेगा ना। तो ये AMU कोई ऐसा नंबर नहीं हो कि कहीं अपनी इस एटम के मास को ही बदल दे, ऐसा नंबर नहीं हो। इसको कैसे बदल देगा? RAM क्या हुआ करता था? RAM में ऊपर आता था, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, मास ऑफ एटम, यही आता था ऊपर। और नीचे क्या आता था? 1/12 मास ऑफ C12 एटम। तो वो बोलना चाह रहा है कि तुम कैलकुलेट क्या करना चाह रहे हो? हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं जो न्यूमरेटर में लिखा है, एटम का मास कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये तो RAM आ गया। इस RAM को तू AMU से मल्टीप्लाई करेगा ना, तो वो बोल रहा है कि ये नंबर ऐसा होना चाहिए, ये नंबर ऐसा, बहुत काम की बात है, नंबर ऐसा होना चाहिए। अभी बोल रहा हूं, ये चीज कहीं और नहीं बताई जाएगी। नंबर ऐसा होना चाहिए कि ये जो डिनोमिनेटर है ना उससे ये कैंसल आउट हो जाए और मास ऑफ एटम आ जाए। पॉइंट समझ में आया? यानी ये नंबर मान लो मैं बोल देता AMU की वैल्यू आज से 2 है, तो यार 2 तो इससे गुणा हो जाता, मास डिस्टर्ब हो जाता। ये 4 होता तो ये 4 से गुणा हो जाता, मास। तो आप बोलो ये आपस में कैंसल आउट हो जाए, हमारा मास जिंदा बचा रहे। ये बात कितने लोगों को समझ में आ गई? ये बात छुट्टी, इसका मतलब मजा नहीं आ रहा आप लोगों को यार, है ना। आप लोगों से तो ये आना चाहिए कि और पढ़ाओ सर, और पढ़ाओ, मजा आ रहा है ना। छुट्टी तो होनी ही है, टाइम हो गया, टाइम अप हो गया तो छुट्टी तो आ ही जाएगी। समझ में आ रही है चीज? हाँ, तो ये AMU होता है। ये पॉइंट समझ में आया? तो AMU का क्या मीनिंग हो गया? फिर से बोल दे रहा हूं, अगली स्लाइड यहां पर लिखेंगे। 1 AMU क्या आ गया? 1 AMU, हाँ बस इसको खत्म करके आराम से अपन घर जा रहे हैं। 1 AMU क्या आ गया? 1 AMU आ गया 1/12 मास ऑफ C12 एटम। 1/12 मास ऑफ C12 एटम। अच्छे से सुन ले भाई, लास्ट में क्या है, क्लास जब लास्ट में जारी होती है ना, हाँ रिपीट कर दे रहा हूं, रिपीट में ये बात बताई थी कि हम एटम का मास लिखेंगे तो RAM लिख रहे होंगे और साथ में यूनिट लिख रहे होंगे। वो यूनिट ऐसा नंबर होनी चाहिए, वो ऐसी संख्या होनी चाहिए कि ऊपर वाले न्यूमरेटर को बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना कर दे। पता चले कल को मैं बोल दूं AMU की वैल्यू 2 है, तो कार्बन का मास 12 होना चाहिए था और तू AMU के साथ गुणा करके 24 कर देगा उसको। तो हमने बोला AMU ऐसा रखो कि डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाए और ये बचा रह जाए।
तो एएमयू की वैल्यू 1/12 मास ऑफ C12 एटम होनी चाहिए, वही चीज यहां बताई गई है। समझ में आई बात? अब 1/12 मास ऑफ C12 एटम, अब उस वही गाना गाएंगे बार बार। मास ऑफ C12 एटम क्या आएगा? मास ऑफ 12 न्यूक्लियॉन्स, क्योंकि कार्बन के अंदर 12 न्यूक्लियॉन होते हैं। ये कैसे पता चला? अरे भाई कार्बन में 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 न्यूट्रॉन होते हैं, तो 12 हो गए ना न्यूक्लियॉन। समझ में आई बात? तो कार्बन का मास आ गया, तो 12 न्यूक्लियॉन के मास को 1/12 कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा तेरा 1 आ जाएगा। समझ में आई बात? ये 12 से ये 12 कैंसिल आउट हुआ, तो ये क्या बन गया? ये बन गया मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन। समझ में आई क्या बात? ओ भाई साहब, और 1 न्यूक्लियॉन क्या होता है? पिछले लेक्चर में बताया था, 1 न्यूक्लियॉन मतलब आइदर 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन। बस खत्म कर रहा हूं 2 मिनट के अंदर, बस 2 मिनट के अंदर अपन इसको रैप अप कर रहे हैं। तो मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन या तो 1 प्रोटॉन या तो 1 न्यूट्रॉन, है ना? या मतलब इसको और वो कर देता हूं मैं, 1 प्रोटॉन या 1 न्यूट्रॉन, ये होता था। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास क्या होता है? उसका मास होता है, इसको मैं लिखूंगा या तो मास ऑफ 1 प्रोटॉन या 1 न्यूट्रॉन, किसी एक का मास लिख दो। तो मेरे प्यारे बच्चे, तुझे ये याद रखना है कि 1 AMU कुल मिलाकर सर 1 प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास होता है, जो कि होता था 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। याद आ रहा है प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास? ये 1 AMU है। ये फिर से तुझे याद करना है। ये कहाँ गए वो दिल, कहाँ चले गए बहुत सारे? यस, ये स्टार दिल जो भी हैं, ये 1 AMU तुझे पता होना चाहिए। आई होप ये चीज क्लियर है। डन डन। तो अब सुन ले, फिर जब मैंने इतनी चीजें करा दी है ना, तो जो क्वेश्चन दिए जाएंगे ना डीपीपी के अंदर, वो थोड़े हो सकते हैं, मैं आगे की भी स्लाइड्स लेके आया था तो उनके हिसाब से मैंने दे दिए थे। तो तू एटॉमिक मास के आगे के जो क्वेश्चन हैं उनको स्किप कर सकता है डीपीपी के अंदर। जो तुझे लगे कि ये एटॉमिक मास से रिलेटेड जा रहे हैं या नंबर कैलकुलेट करवा रहे हैं सर, उनको स्किप कर देना, मैं डीपीपी के सॉल्यूशन दे दूंगा। लेकिन जो आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन्स, उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो तेरे को करने हैं। समझ में आगे बात? तो आज की क्लास को अपन यही रैप अप करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। होमवर्क सुन लीजिए, होमवर्क वाली स्लाइड पर चलते हैं भाई। होमवर्क की यदि मैं बात करूं, हाँ जी, होमवर्क देख कितना सोच के आया था ना मैं, पर ठीक है कोई नहीं, मुझे तो स्पीड तेरे हिसाब से रखनी है भाई, तुझे समझ में आनी चाहिए चीज़ें। हाँ, होमवर्क वाली स्लाइड चल मैं लिख देता हूँ, खुद ही ऐड करके लिख देता हूँ यहाँ होमवर्क। ठीक है, एक काम करते हैं, यहीं ऐड कर देते हैं होमवर्क, यहाँ लिख देता हूँ होमवर्क। तुझे क्या करके आना है होमवर्क के अंदर? ध्यान से सुनना, आप ध्यान से सुन लेना जो होमवर्क दे रहा हूँ, यही है आज के काम की बात। पहला, रिवीजन ऑफ लेक्चर 1 एज वेल एज 2। पहले लेक्चर 1 एंड 2 दोनों का रिवीजन करना है, ठीक है। दूसरा, डीपीपी के सेलेक्टेड क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन? सेलेक्टेड क्वेश्चन